बाजार में दूसरे दिन बुल्स ने दिखाया दम। निफ्टी 18,100 के पार, बैंक निफ्टी भी हरे निशान में लौटा। मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। चीन में कोरोना सख्ती कम होने से मेटल शेयरों में दिखा उछाल। वायदे के टॉप गेनर्स में से 3 मेटल शेयर जेएसपीएल और नैल्को में 6% से ज्यादा की बढ़त। एथेनॉल प्रोडक्शन पर 100% इंसेंटिव से बढ़ी शुगर की मिठास। धामपुर, त्रिवेणी, बलरामपुर जैसे शेयरों में 5% तक का उछाल। और 2000 करोड़ रुपए के कैपेक्स के ऐलान के बाद एचईजी में दिखा उछाल। स्टॉक आज 8% दौड़ा। 2000 करोड़ का कैपेक्स लगेगा ग्रेफाइट एनोड के बिजनेस में। पहली बार इंश्योरेंस खरीदने वालों को इंसेंटिव दे सकती है सरकार। इनकम टैक्स की धारा 80C के अलावा अलग से छूट देने का बजट में ऐलान मुमकिन। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और इंडियन कैश मैनेजमेंट के आईपीओ को मिला बेहद फीका रिस्पॉन्स। अब तक सिर्फ 14% हुआ सब्सक्राइब। आज आईपीओ में निवेश का है आखिरी दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज, मेरे साथ हर्षदा, और अगले 1.5 घंटे में आपको कमाई के सौदे की हम पूरी कोशिश कराएंगे। एक बार जरा मार्केट का एक बेसिक स्टेटस चेक ले लेते हैं, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बात करेंगे। आज क्लियरली जो एक सुबह हमने एक चर्चा की थी कि चीन की एक थीम आज मार्केट में प्ले आउट होगी। जिस तरीके से वहाँ पर एक अनलॉकडाउन जिसे कह रहे हैं या कंप्लीट ओपनिंग अप हो रही है, तो वो एक शायद एक स्टार्ट है आज जो हुआ है। आज जिस तरीके से मेटल शेयरों में आपने देखा है कि तो कमोडिटी यूजर्स वर्सेस कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, आज एक आज क्लियरली वो एक थीम प्ले आउट हुई है। कमोडिटी प्रोड्यूसर्स अगर आप हैं जैसे कि मेटल स्टॉक्स, तो आज ज़बरदस्त वहाँ पर बाइंग है। और अगर आप उसके ग्राहक हैं जैसे कि एफएमसीजी हो गया या ऑटोज़ हो गया, ऑटोज़ में सिर्फ टाटा मोटर्स को छोड़ दें, तो वहाँ पर एक क्लियरली आपको एक डिक्लाइन दिख रही है। और निफ्टी ने एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ की है कि सुबह के लोज को उसने अच्छे से डिफेंड किया है। बैंक निफ्टी भी अब ग्रीन में लौटा है, थोड़ा सा सुबह बिकवाली थी उसमें, लेकिन खरीदारी का मूड कायम है। और जिस तरीके से मिड कैप्स में एक मोमेंटम है ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है मिड कैप मार्केट में, वो बुल्स को काफ़ी एक फैक्टर देगा, एक थ्रस्ट देगा कि अब बाज़ार में वापस तेज़ी लौट रही है। और अगले 3-4 दिन शायद बुल्स को ही एक अनलेस कुछ कंप्लीटली ग्लोबल मार्केट में कोलैप्स हो जाए, मुझे लग रहा है कि बुल्स का पलड़ा अगले 3-4 दिन वापस हावी रहने वाला है। जी हाँ, अच्छी खासी तेजी साफ तौर से देखने को मिल रही है। तो बुल्स का दौर वापस लौटता हुआ स्क्रीन पर और बहुत तगड़ा चार्ज देखने को मिला है। और क्योंकि अनुज आफ्टरनून आपने ग्लोबल मार्केट्स का जिक्र किया, फटाफट से मैं देख लेती हूँ कि डाउ फ्यूचर्स जो एक दिन छुट्टी के बाद कारोबार में लौटते हुए दिखाई देंगे। अमेरिकी बाजार डाउ फ्यूचर्स 205 अंकों की बढ़त पर इस समय, ताज़ा आंकड़े मेरी स्क्रीन पर है। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 99 से 100 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। तो यह है फिलहाल आपके लिए स्थिति। एक फाइनल ट्रेडिंग वीक में जब अमेरिका उतरेगा तो अनुमान यही है कि थोड़ी सी चाल रफ्तार वाली आती हुई दिखाई देगी। तो ये ताज़ा डेटा आपकी स्क्रीन पर। ऐसे में सवाल यही है कि आज सुबह में अनुज हम बात कर रहे थे 42,500 के ऊपर वाला ट्रेड, और हुआ यह है कि 42,500 के आसपास बहुत समय हमने बिताया है। अब इस लास्ट 1.5 घंटे के कारोबार में कंस्ट्रिंग हम फिर से 42,700 पर आ गए हैं। पहले तो 42,500 वाला जो कॉल जिसने लिया है उनके लिए क्या सलाह होगी, और क्या अभी भी कैरी करने लायक स्थिति बन रही है या फिर ये वॉलेटिलिटी कायम रह सकती है? नहीं, बिल्कुल। और आपने बैंक निफ्टी की बात की तो पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत कर देते हैं। क्लियरली सुबह देखिए क्या हुआ, सुबह 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के बीच में प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर हमारा एक ये था कि 42,500 के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है और सपोर्ट लेता है तो बाय करिए। वो थोड़ा नीचे चला गया, 42,400 तक चला गया। मेरे को लग रहा था कि 42,450 से घूम जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए आप एकदम 50-60 पॉइंट नहीं गेस कर सकते। तो वो बैंक निफ्टी में हुआ। मेरे ख्याल से जिस तरीके से सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग स्टार्ट हुई है बैंक निफ्टी में, हर्षदा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो हाई है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। आज का हाई है 42,920, और वो हमारा जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन है वो भी वहीं पे है आसपास। तो मुझे लग रहा है कि अब एक अगर आप एक जैसे कहते हैं कि एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं या फिर एक अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेडर हैं, तो आपके पास एक जगह है यहाँ से करीब 200-250 पॉइंट की रैली की। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही है, करीब 200 पॉइंट का जो आज का लो है। तो वो अगर आप स्टॉप रख सकते हैं तो आप कैरी कर सकते हैं, वरना आप वहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्केट दिक्कत भी दे सकता है। डाउन साइड पर लेकिन अब सपोर्ट क्लियर हो गया 42,450, मतलब 42,400-450 आज का लो, जो भी आप समझना चाहें, वो एक बेसिकली लो हो गया। अच्छा, एक बार 42,500 की कॉल और पुट मैं दोनों एक बार दिखा देता हूँ अलग अलग, उससे एक मामला समझ में आएगा। क्योंकि 42,500 की इंपॉर्टेंस क्या थी। 42,500 ने जिस तरीके से होल्ड किया
और जिस तरीके से मार्केट अब उसके ऊपर आया है, अगर आप उसकी कॉल और पुट देखेंगे तो ये देखिए, ये कॉल है करीब 258 रुपये के करीब, 358 रुपये के करीब। जब मैंने डेटा भेजा था हर्षदा तो दोनों का प्राइस सेम था, करीब 250 रुपये था। अब कॉल का प्राइस ऑब्वियसली बढ़ गया 358 रुपये और पुट का प्राइस 163 रुपये करीब आ गया। कंबाइंड प्रीमियम अभी भी करीब करीब आप मान के चलिए कि इसका है 500 रुपये के करीब। तो 43,000 के ऊपर बड़ी तेज़ी हर्षदा, और 42,500 से अगर नीचे फिसले तो 42,000 के नीचे बड़ी मंदी, उसके बीच में मेरे ख्याल से कोई बड़ी ट्रेड नहीं है। निफ्टी की हालांकि बात करें तो निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी अब अपना डे हाई निकालने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी की बाउंड्रीज क्या थी? आज सुबह का लो और आज सुबह का हाई। सुबह का लो था इसका 17,968 और सुबह का हाई था 18,134, हमें 18,108 पर। अब अगर अगले 20-25 मिनट में 26 पॉइंट और निकलते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको और 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ हुई है, 18,000 का कॉल राइटर अभी तक टिका हुआ है। मतलब पता नहीं उसके दिमाग में ये अभी भी है कि ये ज़्यादा उनकी पिटाई नहीं होगी, 18,200 से ऊपर शायद जगह नहीं है, इसके लिए वो टिका हुआ है अभी भी। लेकिन पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप है 18,000 के पुट में। तो मुझे लग रहा है कि अनलेस, कई बार क्या होता है कि आप यूएस मार्केट की अच्छी तेज़ी पचा के जाते हैं, अगले दिन कुछ उलट हो जाता है, लेकिन उलट होने के चांसेस कम दिख रहे हैं यूएस में। तो अनलेस वो कोई सिनेरियो हो जाए, मेरे ख्याल से एक कल और परसों थोड़ा सा और मार्केट में ये तेज़ी बाकी है। एक 18,200-300 की तरफ निफ्टी, जो हमने बात की थी सुबह भी, कि एक बार 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ एक बार तो जाएगा निफ्टी। करेक्शन खत्म हुई है कि नहीं हुई है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी क्लियर नहीं है। ये अभी भी हो सकता है कि मार्केट एक बार पिछले वीक के लोज को टेस्ट करे, क्योंकि मार्केट में जब भी एक बॉटम बनता है उसमें एक डबल बॉटम बना जरूरी होता है। एक बार मार्केट उस लेवल को दोबारा टेस्ट करता है देखने के लिए कि चलिए वो 17,800 था, भले 17,800 को एक बार मार्केट दोबारा टेस्ट करेगा। अब वो जनवरी के फर्स्ट वीक में ही कर देगा, सेकंड वीक में कर देगा, ये कहना थोड़ा टफ है। तो ये मतलब एक जल्दी होगा ये कहना कि करेक्शन खत्म हो गई, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास लॉन्ग साइड की है। तो लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी, इसीलिए हम कह रहे थे कि डिप पर खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर है, और रैलीज को कितना अग्रेसिवली चेस करना है वो आगे हम समझेंगे जरूर। 18,105 पर फिलहाल निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज दरअसल पूरा सिनेरियो साफ होगा कि कहां पर तेजी बनती दिखाई दी है और कहां पर मुनाफा वसूली के सौदे देखने को मिले हैं। तो तेजी वाले काउंटर्स में एक पॉकेट है मेटल्स का, जहां पर अच्छी खासी चमक, जो चाइना फैक्टर की हम बात कर रहे थे, वही स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा हरकत में। अब आप देखिए, हिंडाल्को 6% ऊपर, टाटा स्टील 5% की तेजी, और बहुत जमाना हो गया इस तरह का मूव देखे हुए। मेटल काउंटर्स में 6.5% का इजाफा जेएसपीएल में, तो नाल्को भी 6.5% ऊपर है, और आज सुबह में दरअसल इन सभी काउंटर्स पर तेजी की राय आई थी। टाटा मोटर्स उस चाइना फ्लेवर में जो तेजी आ रही है, 2.5% का इजाफा यहाँ पर। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में ऑफ लेट अच्छी तेजी देखने को मिली है। आरबीएल बैंक और बलरामपुर चीनी, ऑफ कोर्स चीनी काउंटर्स के लिए भी एक पॉजिटिव खबर थी, जिसके चलते हमने देखा खरीदारी की पोजीशंस बनी। लेकिन क्या नहीं चला है, उसमें एक अमराजा है करीब 3-3.25% नीचे। लॉरस लैब के लिए भी एक कारण था कि इनकी एक एपीआई यूनिट में आग लगी, तो उसके बाद स्टॉक पर दबाव बना है। अपोलो हॉस्पिटल में करेक्शन देखने को मिला है, और एचयूएल जैसे ट्रेड्स है जहां पर हमने देखा 1% तक का मुनाफा वसूली का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स है जहां पर कुछ मुनाफा वसूली, कुछ सेल साइड की पोजीशंस, वरना ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल फिर तेजी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हमारे जानकारों से मुलाकात करवाते हैं आपकी, और उनसे जानेंगे कि फिर इस समय आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड के लिए आज की क्लोजिंग रणनीति क्या उभर कर आ रही है। फंडामेंटल्स पर विलियम ओनील के मयूरेश जोशी हमारा साथ दे रहे हैं, और तकनीकी राय देने के लिए हर रोज की तरह प्रकाश गाबा है। स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में, प्रशांत सावंत, सुदीप शाह, इसके अलावा मानस जायसवाल, इन सब से बातचीत होगी। आज कुछ खबरों पर भी नजरें रहेंगी। चीनी कंपनियां रेडार पर हैं। एग्जैक्टली सरकार क्या प्लान कर रही है एथनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, असीम मनचंदा से जानेंगे। और श्री रेणुका का मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगा इसी बात को डिटेल में समझने के लिए। यही नहीं, हम बात करने वाले हैं आज चार का चौका में कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स की। सस्ता ऑप्शन में प्रशांत सावंत जुड़ेंगे। एफएनओ के सुपरस्टार में सुदीप शाह के पास जाएंगे। स्वाति होतकर के जिम्मे हैं चार्ट का चमत्कार, तो मयूरेश जोशी देंगे मिड कैप फंडा का ट्रेड। आलोक प्रियदर्शी से भी हम जुड़ने वाले हैं, और ये दरअसल बीमा सेक्टर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से, उस पर एक एक्सक्लूसिव खबर इनके हाथ है, और एक फायदे का सौदा रह सकती है इनफैक्ट रिटेल निवेशकों के लिए भी। अगर आप इंश्योरेंस कंपनियों में इन्वेस्टेड है तो वो अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। और हर रोज की तरह आउटलुक 2023 में आज हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वीपी हेमांग जानी। बीटीएसटी, एसटीबीटी सब होगा रेडार पर। और आईपीओज ने कितना निराश किया है आपको, या कितनी कमाई करके दी है,
2022 के साल में सुमित से एक अपडेट भी लेंगे। ओके, तो अब हर्षिता ने ये सब आपके सामने रखा, इतना सब कुछ हम पैकिंग करेंगे अगले 1.5 घंटे में। बैंक निफ्टी अब कोशिश कर रहा है वापस थोड़ा सा एक रैली दिखाने के लिए। 42,750 इस समय बैंक निफ्टी का लेवल। और एक बार जरा इंटरडे लेकर आइए आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया है इस समय बैंक निफ्टी को। ये देखिए लास्ट के 10 मिनट में जो चार्ट है, ये पूरा का पूरा आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत। एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ी सी रिकवरी, हालांकि एचडीएफसी बैंक अभी भी रेड में है, लेकिन लोअर लेवल से क्लियरली वहाँ पर भी बाइंग। अब अपने गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं और पूरा का पूरा पैनल आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और उनसे अब कॉल्स लेते हैं इस समय की। गुड आफ्टरनून गाबा जी, आपसे शुरुआत करता हूं। पहले तो जेएसपीएल को रिविजिट करते हैं। आपका जो लास्ट टारगेट था 570 का, वो भी हिट हुआ। 571 पर जाकर जेएसपीएल फ्यूचर्स, उसके बाद हल्का सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अभी भी टॉप गेनर्स में। पहले तो उस पर एक अपडेट और उसके बाद आपकी अभी की कॉल। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। जो ऑल टाइम हाई है जेएसपीएल का, वो है करीब 577 का है, वहीं के उसके आसपास चला गया। तो एक बार तो प्रॉफिट ले लेना चाहिए यहाँ पर। अगर ऑल टाइम हाई बनता है तो फ्रेश एंट्री करने में कितना देर लगता है, लेकिन एक बार तो यहाँ पर प्रॉफिट ले लेना चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एलएनटी। एलएनटी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 2119 पर। इसका चार्ट स्ट्रक्चर लगता है बॉटमिंग आउट हो चुका और अपमूव शुरू हुआ एलएनटी में, कल हुआ है शुरू। स्टॉप होगा करीब 2100 का, बस। ऑन द अपसाइड 2150 पॉसिबल है। एलएनटी पर ध्यान देना चाहिए आज और कल तक के लिए, इसमें मुनाफा मिलेगा ऑन द लॉन्ग साइड। आज और कल में एलएनटी आपको और तेजी कमा कर देगा। 2150 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय। 28 से 30 रुपए ऊपर है काउंटर। मानस, आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए एशियन पेंट्स पे ध्यान देना है। एशियन पेंट्स के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इसने इससे पहले भी, अभी कुछ हफ्ते पहले भी 30-25 के आसपास सपोर्ट लिया था और इस बार भी इसने बॉटम 30-25 के आसपास बनाया। आज जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो एशियन पेंट्स ने अपने 20 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। एक प्राइस ब्रेकआउट 3100 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं। तो अब आपको यहाँ पर खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए। आई थिंक 3090 एक सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, तो 3090 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 3210 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन के जरिए तेजी को में ट्रेड करें। तो जनवरी का 3150 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको स्टॉप लॉसेस 59 रुपीज के लगाने हैं और 110 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं। ओके, एशियन पेंट्स पर ध्यान दीजिए। और एशियन पेंट्स देखिए आज क्रूड ऊपर है फिर भी अच्छा कर रहा है। ये क्लियरली आपको दिखा रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पर लौट रहा है और इसके लिए स्टॉक का इस समय एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाता हुआ। आप प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक पर दाम लगा रहे हैं जी। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे एसआरएफ का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक काफी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था, इसको शुक्रवार को ब्रेक किया गया और कल हम फिर से उसके अंदर आए। तो नॉर्मली हम इसे टेक्निकल टर्म में एक बेयर ट्रैप कहते हैं, जिसके बाद जो ऊपरी मूव है बहुत तेज आती। तो यहाँ पे ये 2330 के आसपास है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 2275 2275 का, और यहाँ से मैं टारगेट रखूंगा जो कि एक कंसोलिडेशन का हाई लेवल था, यानी 2500 का। 2500 के टारगेट के लिए मौका एसआरएफ में एक अच्छी खासी तेजी बनने का, और स्टॉक में आज फिर से मोमेंटम देखने को मिला है। ये काउंटर आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा मयूरेश जोशी को भी जोड़ लेते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कैसे अप्रोच करना चाहते हैं इस मार्केट को, क्या ट्रेड्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। मयूरेश, आफ्टरनून, एक डिसेंट कम बैक स्पेशली पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद, और आज कल का एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है तेजी का। आपकी अप्रोच, कोई खास स्टॉक जिसके जरिए ये तेजी प्ले की जा सकती है? आफ्टरनून अनुज, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारा जो बिलीफ है मार्केट्स में इंडिया एल्यूमिनियल में, जो एक इंटरमिटेंट करेक्शन हमने देखा था फ्राइडे को, वी एक्चुअली वेट फॉर 3 days कि ये जो बॉटम फॉर्म हुआ इंटरमिटेंट बॉटम, ये ब्रीच ना हो अगले 3 दिन में आफ्टर द बॉटम इज फॉर्म्ड। इफ दैट प्रोसेस इज प्रोबेबली इंश्योर्ड और वो बॉटम अगर मेंटेन होता है, तो हम ये पूरे साइकिल को रैली अटेम्प्ट कहते हैं। इसके बाद फ्रॉम द 4th day onwards, you probably look for a follow through day, which means a move on the Nifty of more than 1.5%. अगर ये फॉलो थ्रू डे चौथे और 10वें दिन के अंदर आती है, तो हमें लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस साइकिल्स में देखे हैं कि मार्केट ने शायद एक शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट बॉटम बनाया है। कहीं ना कहीं आई थिंक वी आर इन डे 2 इन दिस प्रोसेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और इसलिए हम थोड़ा कॉशियसली अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को।
unless we get these 3 days और एक follow through day दिखता है. Having said that, हमें लगता है I think जो हमारे sector rotation graph जो बहुत inputs लेता है in terms of revenue growth, margin, bottom line growth, EPS earnings, etc. वहाँ पे 2 सेक्टर उभर के आ रहे हैं. एक आई थिंक कैपिटल गुड्स में एक कंसिस्टेंसी दिख रही है, क्योंकि जितनी फॉल बाकी के स्टॉक्स में हुई है उतनी फॉल ये स्टॉक्स में हुई नहीं है. तो आई थिंक जितनी पिटाई कैपिटल गुड्स में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही नहीं है. और जैसे बजट पास आ रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर एलोकेशंस हैपनिंग टुवर्ड्स दिस सेक्टर, शायद ये सेक्टर में अर्निंग्स का प्रभाव ठीक ठाक रहेगा. एंड दैट प्रोबब्ली गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ट्रेंड दैट दीस स्टॉक्स आर शोइंग. तो हमारे बाय वॉच लिस्ट में आई थिंक सीमेंस, एल&टी ऑब्वियसली पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये 2 स्टॉक्स शायद लीडरशिप पोजीशन गेन कर सकते हैं और बरकरार रख सकते हैं. एट द सेम टाइम एनर्जी इज आल्सो इवॉल्विंग टू कम आउट एज अ सेक्टर जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ शायद बरकरार रहे. सो विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ आई थिंक एक वॉच लिस्ट पे जो स्टॉक है जो एक पार्शियल बाय हो सकता है वंस लेवल्स आर क्रॉस्ड. कोल इंडिया बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए. 235-238 एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट लेवल है कोल इंडिया के लिए. हमें लगता है आई थिंक जो सरकार की रिन्यूएबल्स की तरफ एक इच्छा है, थर्मल को आप इग्नोर नहीं कर सकते इन द इंटरमीडिएट टाइम पीरियड. और कोल इज प्रॉब्ली डूइंग ऑल द राइट मूव्स इन टर्म्स ऑफ इवन रैंपिंग अप इट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल अलॉन्ग विद एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड. तो कहीं ना कहीं एनर्जी और कैपिटल गुड्स ये 2 स्पेसेस शायद FY23 में होल्ड आउट हो एज पर आवर रोटेशन थ्योरी है. ओके, चलिए एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए वापस. ये मेटल स्टॉक्स नैल्को और हिंडाल्को, खासतौर से एल्यूमिनियम के जो दोनों स्टॉक्स हैं. और हर्षदा, नैल्को में तो ज़बरदस्त तेज़ी है और मतलब रुक ही नहीं रही. स्टॉक करीब 7-7.5% ऊपर है जी. और हैरानी नहीं होगी मुझे अगर ये एक टेम्परेरी फ्रीज भी लगा दे. ये देखिए ये हुआ क्या है, एक वो जो चीज़ लोगों को समझनी चाहिए, ये सिर्फ डे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं थे. जो आज हमने सुबह मैं और नीरज जी आज यूट्यूब लाइव कर रहे थे, इस पर भी कई लोगों ने सवाल पूछा था मुझसे कि हम जो इंडिया वर्सेस चाइना की सुबह बात की थी कि 2023 में एक बड़ी मैक्रो थीम उभर कर आएगी, तो उसमें मेटल्स एक बड़ी थीम बनेगी. क्योंकि अगर आप चाइना पूरी तरह से खुल रहा है 2 साल के बाद, तो एक वहाँ पर सब, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है मेटल्स का, इसके लिए इस तरीके का मूव आप इन सब स्टॉक्स में देख रहे हैं. और ये मुझे लग रहा है कि आज एक फर्स्ट सॉर्ट ऑफ रैली का, बड़ी रैली का, और यहाँ पर आगे भी शायद रैली बढ़ेगी. इनफैक्ट मयूरेश, इसमें कोई स्टॉक आप चूज करना चाहेंगे मेटल्स पैक में? तो अनुज आई थिंक अगेन ऑन द ओनियल लेंस, जो एक स्टॉक नॉन फेरस से मोमेंटम में लग रहा है और जो पिवट लेवल्स के ऊपर है, हालांकि आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ और आनी चाहिए. हिंडाल्को प्रोबब्ली लुक्स अ लिटिल बिट बेटर प्लेस्ड. 2 चीजें हो रही हैं. एक तो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखें फॉर द स्टॉक इटसेल्फ, नेट डेट टू एबिटा 1.47 के आसपास आई थी, 1.93 थी एक साल पहले. तो कहीं ना कहीं आई थिंक कैश फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं, उसके वजह से लेवरेज पोजीशन कम होती है. नोवेलिस का उसका जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है वहां पे अगर एडजस्टेड एबिटा पर टन देखे तो $514 प्रति टन आ रहा है. एल्यूमिनियम का जो ऑपरेशंस है बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इंडिया बिजनेस के हिसाब से आई थिंक दे आर डूइंग प्रीटी वेल. और जहां तक आई थिंक बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑपरेशंस का सवाल है, स्मेल्टर से जितनी इनकी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रही है, और जो कॉपर का बिजनेस है आई थिंक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होने के कारण मुझे लगता है रियलाइजेशन ग्रोथ ऑन एन एबिटा बेसिस विल बी relatively better. Obviously, I think LME prices have corrected significantly because of the China factor. वो HRC prices हो, CRC prices हो, जहाँ स्टील का अनुमान है, या even aluminium prices over the last few quarters. But मुझे लगता है if the China trade opens up, क्योंकि aluminium inventories इतनी low है globally और इतने उसके usages है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में. आज लियोन बैटरीज की अगर हम बात करते हैं तो 28% या 21 से 25%, सॉरी, आई थिंक एल्यूमिनियम की केसिंग लगती है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एल्यूमिनियम एंड कॉपर का जो एक तड़का है हिंडाल्को का, वो शायद ये मोमेंटम स्टॉक में बढ़ है. ओके, तो इन एल्यूमिनियम प्लेस पर अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई जरूर दे रही है. नैल्को ने आउट परफॉर्म किया, हिंडाल्को 6% ऊपर, बहुत तगड़े गेन्स देखने को मिले हैं. कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर दरअसल इस आफ्टरनून और तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. और एक तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो मेटल्स का खूब बोलबाला है, लेकिन दूसरा पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स ऑटो बना है. टाटा मोटर्स के ऑफ कोर्स वो चाइना से जो तेज़ी आ रही है या फिर चाइना से जो सेंटिमेंट बेहतर हो रहा है उसका फ़ायदा देखने को मिला है. लेकिन आप हीरो मोटोकॉर्प देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी चाल मजबूत होती हुई 8300 पर वापसी मारुति की. आयशर मोटर्स एक स्टॉक जो हमारी टीम भी फ्लैश कर रही थी, यहाँ पर एक बेहद
तगड़ी मूव देखने को मिल रही है आज के दिन। स्टॉक है 1.5% ऊपर 3200 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रशांत, आयशर दिखाएंगे, अगर आप चार्ट पर एक चेक लेंगे तो आज सुबह में मजबूत खुला, फिर डिप हुआ और उस डिप से जो रिकवरी आई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपकी चाल क्या तेजी की तरफ रहेगी स्टॉक में? 3213 आज इसका डे हाई था। जी हर्षदा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ बना हुआ है। अगर मैं इसको टोटली नवंबर से ट्रैक करूं तो जो रैली इंडेक्स में आई थी वो टोटली इसने मिस की है, क्योंकि सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा था और ये सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा था। बट जैसे जस्ट मैंने कुछ देर पहले एसआरएफ के बारे में बात की, वैसे ही इसने 200 दिनों के एवरेज को शुक्रवार को ब्रेक किया। आज ये इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश करा, यानी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर एवरेज पे ये बेयर ट्रैप बन सकता है। तो अगर ये आज के दिन में 3210 के ऊपर क्लोज हो जाए, यानी अभी और 1 घंटा बचा है, तो मैं कोई इमोशनल बाइंग अभी नहीं करना चाहूंगा, तो डेफिनेटली मेरे लिए पोजिशनल लॉन्ग हो जाएगा। तो 3210 के ऊपर क्लोज हो जाए तो कल इसमें बाइंग हाई कन्विक्शन से कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम रखेंगे जस्ट 1% नीचे, यानी करीबन 3160-65 के जोन में, और वहां से हम करीबन 3300-325 तक का टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये ट्रैप हो जाए तो जो अपमूव आएगी वो बहुत तुरंत आ जाएगी। ओके, तो आयशर मोटर्स पर दांव लगा सकते हैं। स्वाति होतकर भी जुड़ गई हैं अब हमारे साथ। स्वाति जी, गुड आफ्टरनून। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मार्केट के मोमेंटम को और यहाँ पर आपकी स्टॉक कॉल क्या होगी? यस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली मार्केट में जिस हिसाब से कल से एक मोमेंटम या पुल बैक रैली नजर आ रही है, अभी भी कंटिन्यू है, स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। मुझे लगता है निफ्टी में हमें और 100 पॉइंट का रैली देखने मिल सकता है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकती है 50 डीएमए के आसपास, जो कि 18,200 के आसपास मुझे लगता है हमें एक रैली मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। वेयर ऑन डाउन साइड 18,000 17,900 का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड हो रही है तब तक मुझे लगता है पुल बैक रैली कंटिन्यू होते हुए रहेगी, बट ओवरऑल व्यू लिटिल बिट कॉशियस ही रहेगा मार्केट में एज सच। ये पुल बैक रैली शॉर्ट लिव्ड हमें नजर आएगी। ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, काफी आज सेक्टोरियल रोटेशन हमें देखने मिल रहे हैं 2 दिनों में। तो आज के लिए अभी ट्रेंडिंग स्टॉक के हिसाब से मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। वन विल बी ऑन गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में मैं देख रही हूँ कि लास्ट वीक 2 वीक में हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग देखा था, बट ऑन टेक्निकल बैकग्राउंड उसने 50 एंड 100 डीएमए का सपोर्ट लेके बाउंस बैक रैली हमें नजर आ रही है। तो कोई मेजर सेल ऑफ हमें नजर नहीं आ रहा है, ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है अपसाइड का। तो करंट लेवल पे आप गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। 890-991 के आसपास चल रहा है। 880 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। मुझे लगता है अपसाइड में 950-920 के टारगेट्स हमें देखने मिलेंगे 1 से 2 वीक में। सेकंड बाय कॉल इज ऑन बजाज इलेक्ट्रिक। बजाज इलेक्ट्रिक में आज इंट्राडे काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस मोमेंटम में। ऑलरेडी इंट्राडे ये हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट 4.5% के रेंज में। उसने क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था जो कि 1180 के आसपास था। उसने जैसे ही मोमेंटम ब्रेकआउट दिया है तब से ये काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली हमें नजर आ रही है। मुझे लगता है ये इस काउंटर में हमें 1230-1240 के लेवल्स तक मोमेंटम रैली नजर आएगी। तो करंट लेवल पे बजाज इलेक्ट्रिक बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 1170 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1230। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए बजाज इलेक्ट्रिकल 1213 के आसपास तक के टारगेट के लिए मौका, और गोदरेज कंज्यूमर 920। आपको याद होगा सुबह में जो चार्ट का चमत्कार वाला ट्रेड था वो भी दरअसल गोदरेज कंज्यूमर ही था जो स्वाति ने दिया था, और उनका टारगेट मेरे ख्याल में 911 के आसपास का था। तो दोनों स्वाति और कविता कह रही हैं कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तेज़ी की आप लेकर चलेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की चाल मार्केट की। 233 पॉइंट ऊपर बाय द वे इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 18,110 के आसपास कंफर्टेबल होता हुआ निफ्टी बैंक भी 42,715 के स्तरों पर। कार्यक्रम की शुरुआत हमने 42,690 के आसपास की थी, और वहां से चाल इसकी और भी जोर दिखा रही है, मजबूती पकड़ जरूर रही है। लेकिन चीनी कंपनी आज खुलने के साथ यहाँ पर खबर भी आ रही थी, और खबर का हमने इम्पैक्ट भी देखा है। 1.5-2% तक की तेजी कुछ कंपनियों में, कुछ तो 5-10% तक का इजाफा भी दिखाती हुई नजर आई है। सरकार ने दरअसल चीनी मिलों को एक बड़ी राहत देने का प्रस्ताव सामने रखा है। एथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर सरकार के नए इंसेंटिव का प्लान आ चुका है। हमारे साथ असीम मनचंदा जुड़ रहे हैं ये ज़्यादा डिटेल समझाने के लिए। फिर ऑफ कोर्स श्री रेणुका शुगर के अतुल चतुर्वेदी को भी जोड़ेंगे कि वाकई में कंपनियां इसका कितना फ़ायदा उठा सकती हैं। असीम, लेकिन इस प्लान का अगर आप डिटेल हमें समझा सके।
देखिए, सरकार जो है चीनी मिलें कितना स्टॉक जो है रख पाएंगी और कितनी बिक्री कर पाएंगी, इसका एक कोटा तय करती है और इसके लिए सरकार ने एक फार्मूला जो है वो भी रखा हुआ है। अब सरकार ने उस फार्मूले के अंदर बदलाव किया है और कहा कि अगर आप एथनॉल के लिए डाइवर्शन करते हैं चीनी का, तो आपके ऊपर आपको 100% इंसेंटिव मिलेंगे। इसे आप कुछ इस तरह समझिए, अगर आप 10,000 टन चीनी का आपका स्टॉक रखने का रखते हैं और 2,000 टन आप जो है करीब उसको एथनॉल के लिए डाइवर्ट करते हैं, तो आपको 12,000 टन के ऊपर इंसेंटिव जो है मिलेंगे, जो कि पहले 10,000 के ऊपर मिलते थे। तो इससे कुल मिलाकर के चीनी मिलों को फायदा होगा और मंथली स्टॉक होल्डिंग लिमिट जो है वो भी बढ़ेगी और उनका बिक्री का कोटा भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप चीनी मिलों के शेयर के अंदर आप तेजी जो है देख रहे हैं। तो ये सरकार ने नया फार्मूला जनवरी 2023 से लागू कर दिया, यानी कि जो नया सीजन शुरू हो चुका है, तो इसमें चीनी मिलों को ये नए फार्मूले के तहत अपना स्टॉक होल्डिंग रखने को मिलेगा और बिक्री करने को मिलेगा। तो इससे सीधे सीधे चीनी मिलों को फायदा होगा। चलिए, शुक्रिया आप असीम इस जानकारी के लिए। और अब इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल चतुर्वेदी, चेयरमैन श्री रेणुका शुगर्स। चतुर्वेदी जी, गुड आफ्टरनून। पहला रिएक्शन आपका इस न्यूज़ को लेकर, क्योंकि आज काफ़ी हमने एक शुगर स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखी है। एज मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आपके हिसाब से कितना फ़ायदा होगा? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ये डेफिनेटली इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। क्या होता था, जो फैक्ट्रीज जिनके पास डिस्टिलरीज हैं और इस पीरियड में वो एथेनॉल बनाती हैं फ्रॉम केन जूस, तो वो उनका स्टॉक से तो घट जाता था और उसका जो क्लोजिंग स्टॉक उनका शुगर का रहता था वो ऑब्वियसली घटा हुआ रहता था। तो उनको जो एलोकेशन मिलता था नेक्स्ट मंथ का, वो रिड्यूस्ड लेवल पे मिलता था। तो मैं समझता हूँ इसके बाद इससे डेफिनेटली डाइवर्जन को भी इंसेंटिव मिलेगा और शुगर इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है इंटरेस्ट की। तो अब क्योंकि अगर इसको स्टॉक में गिन लिया जाएगा तो एलोकेशन फॉर सेल्स बढ़ेगा। तो ये डेफिनेटली शुगर इंडस्ट्री जो जिनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है इसमें डिस्टिलरीज में, उनके लिए डेफिनेटली फायदेमंद है। तो इट्स अ वेलकम मूव। चतुर्वेदी साहब, इस पर्टिकुलर मूव के बाद क्या कुछ कंपनी अपनी ओवरऑल एथनॉल कैपेसिटी बढ़ाने पर भी जोर देंगी? और मैं स्पेसिफिक टू श्री रेणुका नहीं पूछूंगी, क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी आपने क्लियरली हमें बताया था कि आप अपनी कैपेसिटी को डबल करने पर काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर्स? क्या आपको लग रहा है उनकी तरफ से भी इस कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए आज की तारीख में जो भी कैपेसिटी गवर्नमेंट ने एस्टिमेट की है कि शुगर इंडस्ट्री से 2025 तक गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है 5.5 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल। वो कैपेसिटी मैं समझता हूँ अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेरे को लगता है कि शायद गवर्नमेंट को शुगर इंडस्ट्री से एथेनॉल की डिमांड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और जो उन्होंने एलोकेशन उसके लिए किया हुआ है ग्रेन सेक्टर का, वो रफली अबाउट 4.6 बिलियन लीटर, मेरे को शायद लगता है कि वो अचीव होना थोड़ा तकलीफ दे रहेगा। तो वो शुगर सेक्टर को डाइवर्ट करना पड़ेगा और शुगर सेक्टर को डाइवर्ट करेगा तो डेफिनेटली शुगर सेक्टर के पास इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड है और वो डेफिनेटली रैंप अप करेंगे कैपेसिटी को, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अच्छा चतुर्वेदी जी, ओवरऑल बिजनेस कैसा चल रहा है? क्योंकि काफ़ी सिक्लिकलिटी होती है आपकी बिजनेस में। ये साल कैसा रहने की उम्मीद है? देखिए, साइक्लिकलिटी वाला जो वर्ड है ना, वो हम लोग पिछले 2 साल से भूल चुके हैं। अब आज की तारीख में शुगर इंडस्ट्री इज नो लॉन्गर साइक्लिकल इन नेचर और बड़ी ये एथेनॉल का जो प्ले हुआ है एथेनॉल आने से, तो डेफिनेटली ये बड़ी सस्टेनेबल इंडस्ट्री हो गई है। और चूंकि किसानों को सबसे ज्यादा बढ़िया रिटर्न विज़ावी कॉम्पीटिंग क्रॉप्स गन्ने में मिलते हैं, तो इसका रकबा भी मेरे को नहीं लगता कि कोई घटेगा आने वाले दिनों में। जैसे इस साल भी देखिए कोई रकबा घटा नहीं है, थोड़ा बढ़ा ही है और मोर और लेस क्रॉप के भी नंबर्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो अब तो आधा सीजन निकल भी गया है, वो मोर और लेस अच्छा ही दिखाई दे रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी। मैं समझता हूँ नेक्स्ट ईयर भी कोई शुगर इंडस्ट्री के लिए तो इट्स गुड, वो क्योंकि अपने पास आउटलेट हो गया है ना आज की तारीख में एथेनॉल का, तो दैट इज अ बिग गेम चेंजर। और ग्लोबली प्राइसेस के लिहाज से कोई आप इंसाइट दे पाएंगे कि किस डायरेक्शन में
कंसिडरिंग द डिमांड सिनेरियो, क्योंकि उसकी ज्यादा पकड़ आपके हाथ में होगी एट द मोमेंट? देखिए, जहां तक इंटरनेशनल डिमांड का है, शुगर इन एनी केस इज इन अ स्वीट स्पॉट। इंटरनेशनली शुगर बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत तेज है, पर क्योंकि हिंदुस्तान ने कोटा अभी 6 मिलियन टन का ही फिक्स किया है, तो वो 6 मिलियन टन का कोटा तो मैं समझता हूँ मार्च आते आते खत्म हो जाएगा। और अगर जो क्रॉप नंबर्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने हों, अगर वो हो जाते हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी हम लोगों ने की हुई है कि आप 2 मिलियन टन और परमिट करें इंडस्ट्री को। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ दे आर ऑल गुड फॉर द इंडस्ट्री, और शुगर सेक्टर डेफिनेटली लाइट में रहेगा। और क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी और इंडिया कमिटेड है ग्रीन एनर्जी के लिए और कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का थ्रस्ट इस सेक्टर के ऊपर डेफिनेटली रहने ही वाला है आने वाले दिनों में भी। चलिए, शुक्रिया चतुर्वेदी जी इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये श्री रेणुका शुगर, और असीम आपका भी शुक्रिया ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार इस पर एक कॉल ले लेते हैं। मयूरेश, कंपनियां कह रही हैं कि अब वो सिक्लिकल नहीं है, हालांकि नंबर्स में अभी भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो दिखती है, लेकिन शुगर को आप कैसे अप्रोच करेंगे और कोई टॉपिक यहाँ पर? मयूरेश, एब्सोल्युटली दिखती है अनुज जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप दोनों बिजनेसेस देखें, कोर शुगर बिजनेस शुगर कंपनियों के लिए और एथेनॉल का बिजनेस, काफी कैपेसिटीज आ चुकी है। आप बलरामपुर की बात करें, धामपुर की बात करें, द्वारिकेश की बात करें, लॉट ऑफ कंपनीज आर आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप कैपेसिटीज जो अगले 3 से 4 क्वार्टर्स में अपस्ट्रीम या ऑनस्ट्रीम आ जानी चाहिए। अभी जैसे टेंडर्स आ रहे हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल, और जो रियलाइजेशंस है थ्रू द एथेनॉल रूट, फार बेटर रियलाइजेशंस होते हैं, और इसलिए अगर आप ब्लेंडेड मार्जिन्स देखते हैं वो बेटर रहते हैं। आज के तारीख में अनुज जी जो शुगर प्राइसेस है, जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ क्वाइट क्लोजली, इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, ऑल टाइम हाई है। ब्राजील इज वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री जहां तक शुगर प्रोड्यूसिंग का होता है, और लॉट ऑफ प्रोडक्शन इवन इन ब्राजील हैज गॉन टुवर्ड्स इथेनॉल। इसलिए जो रॉ शुगर प्राइसेस है आर रीचिंग एन ऑल टाइम हाई लेवल्स। आज के तारीख में अगर वो प्राइसेस एफओबी कन्वर्ट करेंगे हम, तो 40 रुपए के ऊपर जाने चाहिए प्रति केजी फॉर शुगर। आज का जो डीलिंग भाव है शुगर कंपनियों के लिए वो 34 से 35 रुपए के बीच में है। पॉलिटिकल सेंसिटिव सेक्टर होता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद जनरल इलेक्शंस इन नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स थोड़े रेट्स बढ़ने के आई थिंक आसार बढ़ते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दैट दे आर कैरिंग, पिछले तिमाही में ग्रोस मार्जिन शुगर बिजनेस से काफी कम हुई थी काफी कंपनीज के लिए, बट द एथेनॉल स्टोरी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू सिग्निफिकेंटली। मुझे लगता है आई थिंक विद द न्यू कैपेसिटीज, जो लीडरशिप पोजीशंस है, स्टॉक्स लाइक बलरामपुर, धामपुर डेफिनेटली ध्यान पे रहना चाहिए। प्रॉक्सी प्ले ऑब्वियसली आई थिंक प्राज भी रह सकता है, बिकॉज जो ये 2G प्लांट्स बांध रहे हैं नॉट जस्ट इन इंडिया बट अब्रॉड, जो है कि डीजल बाइंडर के ऊपर काम कर रहे हैं, और काफी कुछ चीजें इंक्लूडिंग जो एरोप्लेन्स के लिए आई थिंक एक ब्लेंडेड फ्यूल रहेगा, ये सारी चीजें शायद उसके फेवर में रहेगी। थोड़े प्राइस स्ट्रेंथ में लैग करते हैं ऑन दी ओनियल मेथोडोलॉजी, प्राइस स्ट्रेंथ थोड़ी आनी चाहिए इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स, क्योंकि पिवट से थोड़ी दूर है, बट यस आई थिंक टेलविंड्स काफी है शुगर सेक्टर। तो शुगर सेक्टर में कई सारी टेलविंड्स, यानी कि यहाँ से आगे और तेजी बनने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इस स्पेस में पैसे लगाने की। प्राज जैसे काउंटर्स पर भी नजरें होनी चाहिए, जैसे मयूरेश कह रहे हैं, और सुबह में भी इसका जिक्र हो रहा था। अब आप देखेंगे प्राज का शेयर करीब 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिसमें अचानक फिर तेजी बढ़ती दिखाई दे रही है, वो है डिलीवरी का काउंटर। स्टॉक लगभग 3% ऊपर अब आता हुआ नजर आ रहा है। करीब ये मेरी स्क्रीन पर तो काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली, अब आपको सिर्फ आधा % दिखा रहा है ऊपर, 327 के आसपास। आगे हम बात करेंगे कि इस साल के IPO वाले हिट और मिसेस क्या थे। लेकिन मयूरेश, आज सुबह में आपने भी रिपोर्ट पढ़ी होगी कि अब FMCG कंपनियां वो D2C रूट अपनाना चाहती हैं अपने कंज्यूमर्स के साथ और करीब आने के लिए, एंड अपना थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बदल रहा है। तो उसका फायदा तो 2 चीज़ों को मिलेगा, एक तो इन क्लियरली ई-कॉमर्स डिलीवरी वाले प्लेयर्स को, और इसमें बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनियां भी आप जोड़ लें जो बड़े पैमाने पर ई-कॉमर्स डिलीवरी में आजकल जुड़ गए हैं, और दूसरा पेपर स्टॉक्स। तो पेपर कंपनियों में क्या एक मौका है इस समय नए ट्रेड लेने का? आज अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा अलग अलग पॉकेट्स में स्ट्रेंथ है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट हर्षिता जी, ये सेक्टर
एक हमारे बाय वॉच लिस्ट पे जरूर रहने वाला है। दो चीजें जैसे आपने राइटफुली कहा, एक आई थिंक जो सिंगल प्लास्टिक बैन का एक मुहिम चली थी, पेपर यूसेज हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली। तो आई थिंक जो पैकेजिंग और पैकेजिंग बोर्ड वाली कंपनीज हैं, आज जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब ई कॉमर्स साइट से जो पार्सल आते हैं, इसमें एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन देखने मिलेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल एज मोर एंड मोर कंजम्पशन इंक्रीजेस। दूसरा आप देखिए जो ओवरऑल कैपेसिटी है आज पेपर कंजम्पशन की, जो 23 मिलियन मेट्रिक टन की हम बात करते हैं, अराउंड 60-65% इज ऑब्वियसली टुवर्ड्स पैकेजिंग एंड पैकेजिंग बोर्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे मार्जिन भी बेहतर होते हैं और सिलेक्ट कंपनीज, आई थिंक जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट और आंध्रा पेपर की मैं बात करूं, आर फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी जहाँ पे लेवरेज पोजीशन भी अच्छी खासी कम है। दूसरा आप देखिए जो ऑफिस और स्टूडेंट यूज हो रहा है पेपर का, इवन इन दिस डिजिटल वर्ल्ड आई थिंक द पेपर यूसेज इज स्टिल हाई। आई कैन सी माय ओन एग्जांपल, मेरी खुद की डॉटर आई थिंक कितना पेपर कंजम्पशन करती है कि आई थिंक दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन गोइंग हायर एंड हायर। इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी थी वो स्टेबल हो चुकी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस आगे होगा ये बेहतर होगा। जनरली आई थिंक जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, वी शुड डू रिलेटिवली बेटर, क्योंकि जो वेगेरीज रहती है प्राइसेस में, वो इनपुट कॉस्ट विच इंक्लूड्स रॉ पेपर, चाइना पे जो डिपेंडेंस थी वो कम हुई है, बट वहां पे भी आई थिंक एक वॉलेटिलिटी रहती है। वाटर का कितना एक्सेसिबिलिटी आपके पास है और कैप्टिव पावर, मुझे लगता है तीन कंपनियां रिलेटिवली बेटर प्लेस है पेपर इंडस्ट्री के लिए, और टेलविंड्स जैसे शुगर के लिए है पेपर के लिए। ये बैंक निफ्टी हर्षदा वापस रेड में आ गया है, 26 पॉइंट नीचे। तो पिंग पोंग का एक गेम यहाँ पर बैंक निफ्टी में, और जब लग रहा था कि एकदम अब ये मोमेंटम दिखा रहा है, हाँ। वहाँ से एकदम से नीचे फिसला। और इवन निफ्टी भी आप देखेंगे जो ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर, और डे हाई डे लो की एक्चुअली यही सिग्निफिकेंस होती है, क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं उनको। आज ऑलमोस्ट डबल टॉप बन गया एक तरीके से, क्योंकि डे हाई पर एक शॉर्ट बैठा होता है और वो एक उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, तो इसके लिए डे हाई की इंपॉर्टेंस होती है। और डे हाई पर इसके लिए आकर एक बार मार्केट अटकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ अभी इस समय 18,089। और बैंक निफ्टी, फिनेंशियल निफ्टी भी लेकर आई है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो फैक्टर है वो फिनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी है। यहाँ पर ट्यूसडे को हमने अक्सर देखा है वो थोड़ा 19,000 के करीब गया, लेकिन वहाँ से फिर फिसला, और अब 19,000 के कॉल राइटर्स को, कॉल बायर्स को रादर कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। और अब देखना होगा कि 18,900 प्रोटेक्ट होता है कि नहीं यहाँ पर। HDFC बैंक वापस थोड़ा सा परेशान कर रहा है, सुबह से ये आज थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इनफैक्ट जो ये देखिए, ये ऊपर के लेवल से HDFC बैंक ने पूरा का पूरा ये मामला वापस खराब कर दिया। जी हाँ, तो ये फिलहाल कुछ प्रेशर बनता हुआ आखिरी 1 घंटे के ट्रेड में अब हम उतर रहे हैं, और हमारे साथ एक और जानकार जुड़ गए हैं, सुदीप शाह। सुदीप, आफ्टरनून। कोई खास ट्रेड जो इस समय आप लेने के फेवर में है? सुदीप जी हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून। जी, मैं आपसे ट्रेड पूछ रही हूँ, कुछ खास आइडेंटिफाई किया है? इस घंटे हमें लग रहा है सुबह से हम जो देख रहे हैं कि एक मेटल में बहुत अच्छा हम अपमूव देख पा रहे हैं, कि एक मेटल इंडेक्स में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है, और JSW स्टील, हिंडाल्को, ये दोनों में एक बहुत अच्छा हम आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि JSW स्टील इज अवर टॉप पिक, और ये पिछले 2-3 हफ्तों से ये स्टॉक 725 और 755 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, और आज इसने वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट भी हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स के बढ़ोतरी के साथ, और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है मेटल स्टॉक्स में, हमें JSW स्टील में हम बाई कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 750 के स्टॉप लॉस से 790-795 के टारगेट्स के लिए। 90 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं JSW स्टील में बाय करके चले। अच्छा, इन सभी स्टॉक्स में आज सुबह में खुलने के साथ ही आपको ट्रेड भी मिले थे। माने टाटा स्टील में आपकी राय चाहती हूँ, क्योंकि अब 6% का इजाफा है, और इस घंटे और एडिशनल वो तेजी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इसका वो बार ग्राफ लेकर आएंगे तो उसमें साफ दिखेगा कैसे कैसे जैसे जैसे दिन चढ़ा है, इसमें वो तेजी की पोजीशंस और जुड़ती हुई दिखाई दी है। अब 111 आ चुका है स्क्रीन पर, और ये लास्ट बार ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है, तो कन्विक्शन देखने को मिला इस ट्रेड में। अब कल के लिए ये कैरी करने वाला ट्रेड बन गया है, अभी भी कोई पोजीशन ले सकता है, या फिर आज के लिए हो गया, अब कल सुबह में देखें? बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों में अगर हम देखेंगे तो टाटा स्टील 102 रुपए से लेकर 111 रुपए तक की स्टॉक ने रैली दिखाती है, जो क्योंकि सिग्निफिकेंट हाई है। 10 रुपए का अपमूव 100 रुपए वाले स्टॉक में 2 दिनों में देखने को मिला है। तो आई थिंक क्योंकि वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो पहला काम करना है कि स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए।
स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 109 कर ले, पोजीशन में बने रहे। स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल लगता है, शायद हमें 114 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो फ्रेश पोजीशन के लिए रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वहां पर आप बने रह सकते हैं 109 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और देखिए टाटा स्टील की बात की, जेएसपीएल को भी रिविजिट करते हैं एक बार। 573 यहाँ पर करीब 8% का मूव, ये मैक्रो मूव है। आज जो आप देख रहे हैं ये एक बेसिकली मैक्रो मूव है। अब इशू क्या है, चाइना के साथ यू नेवर नो, 3 दिन बाद उनकी पॉलिसी फिर चेंज हो जाए, लेकिन अभी तो मार्केट ये अज्यूम कर रहा है कि इस बार ये जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है ये चलने वाली है। हिंदुस्तान कॉपर जब भी अच्छा करे तो बोलते हैं कि कमोडिटी को कहा जाता है डॉक्टर कॉपर, बिकॉज वो एक तरीके से पूरी कमोडिटीज़ का एक आउटलुक देती है आपको। तो हिंदुस्तान कॉपर में भी इस समय बाइंग है, और एक थोड़ी सी बाइंग अब बाकी कुछ मिड कैप्स में दिख रही है। पीवीआर सुबह से स्ट्रांग है, 3% के करीब यहाँ पर पीवीआर में इस समय मूव दिख रहा है। मानस, पीवीआर पर कोई ट्रेड बनता है? देखिए, जहां तक बात पीवीआर की है, यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक अटेम्प्ट करेगा अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 1775 है। करंट लेवल से भी 50 रुपीज का आपको देखने को मिल सकता है। आई थिंक अगर अभी तक लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है तो यहाँ पर आप एक फ्रेश लॉन्ग भी ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 1700 के रहेंगे और टारगेट 1775 के रहेंगे। 1775 के लिए पीवीआर में एक मौका बन रहा है तेजी की तरफ ट्रेड का। स्वाति, एक और ट्रेड है रेन इंडस्ट्रीज, अगर वो भी आप देखें उसमें भी कई दिनों बाद मोमेंटम 2.5% तक का इजाफा इधर नजर आ रहा है। वैसे अगर आप ध्यान दें तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक में करीब 13 से 12% तक की कमाई हुई है, तो थोड़ा सा ऑफ रेडार रहा था ये। 166 पर क्या कुछ इंडिकेशन है कि अब चलेगा? ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी वीक है अर्षदा जी, बट मैं देख रही हूँ कि क्लस्टर सपोर्ट्स का उसने एक रिस्पेक्ट किया है, जो कि 155 के लेवल्स थे, वहां से वो बाउंस बैक रैली नजर आई है। ये बाउंस बैक रैली हम लोग कंटिन्यू देख सकते हैं अप टू 20 डीएम में, वहां तक वो टच करने जा सकता है, जो कि 180 के आसपास है। तो ये जो भी हम लोग लास्ट 2 दिन से पुल बैक रैली लग रही है वो 180 तक लीड कर सकती है। तो जिनके भी लॉन्ग पोजिशन है वो होल्ड कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट टू मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 160, 160 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजिशन बने रख सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180 रुपीस। ओके, चलिए मार्केट में इस समय काफ़ी सुस्त कारोबार है एक्चुअली। वॉल्यूम देखिए आप, लग नहीं रहा है कि एक्सपायरी वीक है, क्योंकि एक्सपायरी वीक में इससे डबल वॉल्यूम होता है नॉर्मली, लेकिन क्योंकि दिसंबर का महीना है तो हर कोई छुट्टी के मूड में है। अनुज, इनफैक्ट इसी पर मैं सुबह में गौरांग सर से बात कर रही थी। उन्होंने बोला इस तरह के लिक्विड मार्केट में आप क्या करेंगे? ऐसे कोई एक्सपायरी का डर नहीं है, आज लो वॉल्यूम का डर है। हाँ। और गाबा साहब से पूछा कभी कभी लगता है क्या कि रहने दो, आज वॉल्यूम ही नहीं तो ट्रेड क्या करें? बिल्कुल देखा आता है, बिल्कुल वो करना भी चाहिए, वो रोज ट्रेड करना भी नहीं चाहिए। कल जैसे कल फुल टॉस थी, कल आपको डिस्पैच करनी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा संभल जाइए। और हम तो खैर, हमें तो पूरा शो चलाना है, तो ऑब्वियसली हम तो आपको सारी ट्रेड्स फिर भी देंगे, उसके बाद भी वो आपको लेनी है या नहीं लेनी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ट्रेडर्स ने खुद भी नोटिस किया होगा कि ट्रेड्स में उतना, अनलेस आज जैसे आप सुबह मेटल्स में घुस गए अगर, हाँ। वो एक अलग चीज़ है, उसमें फिर आपको एक पूरी की पूरी वो, क्योंकि मैक्रो मूव था। माइक्रो मूव्स में आपको इन लो वॉल्यूम ट्रेड में फॉलो अप नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही 2 रुपये बढ़ता है स्टॉक, वही लोग सेल करने के लिए आ जाते हैं वापस। तो ये अनलेस आपके पास मैक्रो मूव है, ये निफ्टी मेटल्स का मूव है, ये मैक्रो 4.5% जब इंडेक्स मूव किया है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन उसके अलावा मार्केट में आज कोई बड़ी ट्रेड नहीं रही है मेटल्स के अलावा। एक्चुअली यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, और ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ और ट्रेड्स को, इसीलिए 4 का चौका हर रोज आपके लिए पेश होता है। और आज सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत तैयार रखिएगा, एफएनओ का सुपरस्टार सुदीप शाह से हम लेने वाले हैं। स्वाति होतकर चार्ट का चमत्कार रेडी रखेंगे, और मयूरेश से लेंगे मिड कैप फंडा। तो ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जरूर। अगर आप इस लो वॉल्यूम डे सोच रहे हैं कि अब अगला ट्रेड कहां पर लिया जाए, तो हमारे जानकार उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं दीपाली राणा के पास, जो आपको बताएंगी क्या चल रहा है। और आज फोकस दरअसल कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर ब्रोकरेजेस की नजर बनी है और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आता दिखाई दे रहा है। दीपाली बताइए। शुक्रिया हर्षदा। 2 स्टॉक्स हैं, और पहला है केमक्लास्ट का, और ये स्टॉक फोकस में है। दरअसल आईएफएल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं केमप्लास्ट को लेकर। पहला तो ये कि ये कंपनी पीवीसी प्रोडक्ट बनाती है, पीवीसी रेजिन की बड़ी मैन्युफैक्चरर है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिसंबर मंथ में ही चौथी बार
पीवीसी रेजिन के प्राइसेस बढ़ाए हैं लगभग 4 रुपए प्रति किलो, और ये चौथा हाइक है, यानी दिसंबर में 13 रुपए तक प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। दरअसल इस प्राइस हाइक से दो इंडिकेशन मिलते हैं। पहला तो ये कि एक तो डिमांड कंडीशन इंप्रूव हो रही है, दूसरी तरफ जो इंपोर्ट्स है चाइना से वो भी कम हुए हैं। चाइना में जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो काफी बढ़ रही थी कोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट्स महंगे हो रहे थे, इसलिए सितंबर ऑनवर्ड्स जो इंपोर्ट्स हैं पीवीसी रेजिन के वो भी हल्के हुए हैं। ऐसे में अपॉर्चुनिटी बनती है कैम्प्लास्ट जैसी कंपनीज की, जो कि पीवीसी रेजिन की बड़ी मैन्युफैक्चरर हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कंपनी अपनी जो केमिकल डिवीजन है तमिलनाडु में उसको एक्सपैंड भी कर रही है, उसको एक्सपेडाइट भी किया है कंपनी ने, जो इंप्रूव डिमांड है उसको कैटर करने के लिए। तो इन डेवलपमेंट्स का फायदा हो सकता है कैम्प्लास्ट को गोइंग फॉरवर्ड। आईएफएल ने इसीलिए स्टॉक पर नजर रखने की सलाह दी है, तो ये एक स्टॉक है जहां पर ध्यान जाना चाहिए। एक और स्टॉक है वो है महिंद्रा सीआई ऑटो का। ऑलरेडी स्टॉक में हमने थोड़े बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में आते हुए देखे, और उसके पीछे एक कारण भी था और रीजन था, कंपनी ने अपनी जो जर्मन सीवी फोर्जिंग ऑपरेशनल सेगमेंट है उसको क्लोज कर दिया है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि कंपनी ने ये डिसीजन राइट डायरेक्शन में लिया है, इसीलिए उन्होंने बाय करने की भी सलाह दी है 360 के टारगेट्स के साथ, और 3 ट्रिगर्स उन्होंने कहे हैं इस डिसीजन के पीछे जो कि सपोर्ट करेंगे कंपनी को। पहला तो ये कि कंपनी कंसिस्टेंट लॉसेस बना रही थी पिछले 4-5 सालों से, 2018 से 2021 के बीच में मेजर लॉसेस कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। पहली बात तो अब एक लॉस मेकिंग डिवीजन को बंद किया है, ये अच्छी बात है। दूसरा, जो रकम कंपनी को मिलेगी इस बिक्री से उसका इस्तेमाल कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने में करेगी। 680 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी पर, जो रिड्यूस करेगी बाय 440 करोड़, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप पर। दूसरा, अब कंपनी अपने कोर बिजनेस पर फोकस करेगी जो कि लाइट व्हीकल सेगमेंट में है, तो इसीलिए राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन, और बाय करने की सलाह मोतीलाल ओसवाल दे रहा है, इसीलिए महिंद्रा सीआई ऑटो में 360 के टारगेट्स के लिए। चलिए, शुक्रिया दीपाली ये पूरी जानकारी देने के लिए। दो स्टॉक्स महिंद्रा सीआई और कैम्प्लास्ट दोनों को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं किस तरीके का प्राइस मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाय द वे, मार्केट इस समय वापस डे हाई पर, और निफ्टी ने एकदम से छलांग लगाई है 18,130, और उसके कारण हैं दो। पहला तो लार्सन एंड ट्यूब्रो डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ, और दूसरा है थोड़े से ये आईटी स्टॉक्स, खासतौर से इन्फोसिस। रिलायंस ने एक हल्का सा मूव दिया है, मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया रिलायंस ने, तो रिलायंस की तरफ से भी वो मूव आया है और वहाँ पर भी एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा ग्रीन में। अदानी पोर्ट्स और अदानी ग्रीन दोनों अब इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, उन दोनों को भी एक बार जरा स्क्रीन पर ले आते हैं, इंट्राडे चार्ट्स दोनों का, और ये दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय डे हाई पर। ये देखिए, अदानी पोर्ट्स हर्षदा 1.6% हायर है, और अदानी एंटरप्राइज लेकर आते हैं, और अदानी एंटरप्राइज भी करीब 2.25% ऊपर। एक टाइम था जब ये अदानी स्टॉक्स के बारे में मुझे किसी ने एक लाइन भेजी थी कि जब तक सूरज चांद रहेगा अदानी ग्रुप ग्रीन में रहेगा। वो वैसे गिरता ही नहीं था। वही हुआ, देखिए 2 दिन करेक्ट हुए ये काउंटर्स, और अच्छा करेक्शन देखने को मिला था थर्सडे और फ्राइडे को, और उसके बाद फिर मौका मिला। शायद वो करेक्शन एक मौका था पोजीशंस को री एंटर करने के लिए। दोनों काउंटर्स पर एक ट्रेड चेक भी ले लेते हैं मानस। इसका हम जिक्र कल परसों भी कर रहे थे, जब फ्राइडे को तेजी से क्रैक किए और कल जहां पर एक रिकवरी आना शुरू हुई। अब 815 पर आप क्या लेंगे? अदानी पोर्ट को 819 हो गया भाव वैसे, और एंटरप्राइजेस भी जो 3787 पर है। देखिए, अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आज डेफिनेटली इंटरडे चार्ट पे एक ब्रेकआउट 815 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। डेली चार्ट पे एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि 200 डे मूविंग एवरेज जिसके नीचे फिसल गया था 2 दिन पहले अदानी पोर्ट, आज उसको रिगेन कर लिया है। तो मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं जो कि 845 के हैं। 25 रुपए का आपको करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकता है। तो 809 रुपए के स्टॉप लॉस से अदानी पोर्ट्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। अदानी इंटरप्राइजेस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे। हालांकि इंटरडे चार्ट पे ब्रेकआउट क्लियरली दिख रहा है, लेकिन स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, तो थोड़ा इंतजार करिए। 3800 के ऊपर यहाँ पर खरीदारी करेंगे, 3740 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये 3800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आई थिंक आपको 100-125 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा। चलिए, देखिए, मार्केट में कहते हैं कि थोड़ी जल्दी बाजी मत करिए कुछ चीज़ बोलने में। एक बार फाइनेंशियल निफ्टी लेकर आइए वापस। फाइनेंशियल निफ्टी की आज एक्सपायरी है और अभी तो 3 PM मूव प्ले आउट होना बाकी है। तो फाइनेंशियल निफ्टी जब हमने एक चेक लिया था तब 18,910 के करीब था, तो ये बात हो रही थी कि शायद 19,000 कॉल राइटर अब ऑलमोस्ट 0 पर आएगा, लेकिन अब वो मैं देख रहा था वो कॉल वापस 15 रुपये की हो गई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये 3 बजे के बाद का मूव आज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। मुझे लग रहा है कि आज कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में शायद 19,000 अगर क्रॉस हुआ तो एक मूव आए, लेकिन उस पर थोड़ा नज़र रखते हैं।
एक काम करते हैं, फिर 4 का चौका ले लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन प्रशांत सावंत जी की तरफ से। प्रशांत जी बताइए कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं आप? जी अनुज जी, ओवरऑल ऑटो सेक्टर में जो पुल बैक आया है तो उसमें मुझे टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा लग रहा है। टू व्हीलर सेक्शन में कंसोलिडेट कर रहा है चार्ट, बट मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन के ऊपरी लेवल पे जा सकता है। तो इसकी जनवरी की जो 1050 स्ट्राइक प्राइस 1050 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है अभी करीबन 28-29 के बीच है। तो ये मुझे लग रहा है कि हम 18 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, 18 का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट मुझे लग रहा है कि 44-45 के रेंज तक हमें मिल सकता है। टीवीएस मोटर्स 1050 का एक कॉल लेने की सलाह है, करीब 28-50 पर है। 50 के टारगेट के लिए एक मौका रहेगा यहाँ पर खरीदारी करके जाने का। ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू तेजी की तरफ। अब सुदीप के पास चलते हैं, एफएनओ के सुपरस्टार के लिए। बताइए सुदीप, आपने क्या किया है आइडेंटिफाई? हर्षदा जी, मैंने एफएनओ सुपरस्टार के लिए आइडेंटिफाई किया है हिंडाल्को। हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 सेशन से हिंडाल्को ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और जहां पे हमने देखा है पिछले हफ्ते का जो फॉल आया था उसका मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा रिबाउंड कर रहे हैं, और हिंडाल्को में एक बहुत बढ़िया रिबाउंड हम देख रहे हैं, और स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर वापस आ चुका है, और पिछले 18-20 सेशन से ये सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हम अगले 1-2 दिन के लिए ये ले सकते हैं, ये एक कॉल ले सकते हैं 460 के स्टॉप लॉस से। हिंडाल्को का फ्यूचर 480-485 के टारगेट के लिए हम बाई कर सकते हैं। ओके, हिंडाल्को का फ्यूचर बाय करना है। स्वाति जी के पास चलते हैं अब और उनकी कॉल ले लेते हैं चार्ट का चमत्कार में। स्वाति जी बताइए। इस चार्ट के चमत्कार में मैंने पिक किया है डालमिया भारत। हम लोग ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पे काफी लास्ट 2-3 दिन से पुल बैक रैली नजर आ रही है। ये स्टॉक का अगर मैं वीकली चार्ट्स में देखूं तो अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर मार्केट करेक्ट भी करता है तो भी काउंटर ने 50 डीएम में रीटेस्ट करके वापस बाउंस बैक रैली नजर। तो ओवरऑल टेक्निकल सेटअप काफी पॉजिटिव है, ट्रेंड अपसाइड में है। मुझे लगता है ये इसमें पोटेंशियल है 1920-1930 के लेवल्स रीटेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे डाल भारत बाय कीजिएगा, 1830 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 1930। 1920, 1930, तो 1930 का टारगेट लगाकर चले। दालमिया भारत ये है चार्ट का चमत्कार। मयूरेश बताइए, मिड कैप फंडा। Arshada ji, I think traders with team still wants to continue with FMCG. FMCG में मैरिको के साथ हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे। 2-3 वजह, एक आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, सेकंड हाफ में मैनेजमेंट खुद को लग रहा है जो सिंगल डिजिट ग्रोथ आई थी 2 से 3% के आसपास, मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आएगी सेकंड हाफ के लिए। यानी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 5 से 6% मिनिमम वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए दूसरे हाफ में। दूसरा, आई थिंक जो मार्जिन में एक दबाव देखा गया था बिकॉज इनपुट कॉस्ट हैव गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। मैनेजमेंट का कहना है कि 18 से 19% की मार्जिन शायद रिकेन करें सेकंड हाफ में। तो मुझे लगता है आई थिंक जो मैनेजमेंट की एक बुलिश कमेंट्री है, जो हम रूरल रिकवरी के इनिशियल संकेत देख रहे हैं जो Q3 नंबर से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। राबी आउटपुट जैसे साविंग हुई है, आई थिंक राबी आउटपुट इज सिग्निफिकेंटली बेटर, और गवर्नमेंट के आई थिंक जो इनिशिएटिव्स रहेंगे स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू MSPs टुवर्ड्स रूरल इंडिया विद इलेक्शंस कमिंग नियर, आई थिंक ये सारी चीजें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को सहारा देंगी। ऑन द प्रोडक्ट प्रोफाइल इटसेल्फ, आई थिंक पैराशूट में जितनी आई थिंक एक डिफ्लेशनरी प्रेशर देखने मिला है प्राइसेस में, वो प्राइसेस पास थ्रू करेंगे, वहां पे वॉल्यूम सहायता मिलेगी। जो हेयर ऑयल्स है स्पेसिफिकली सफोला और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स इज वेल, जो प्रीमियम हेयर ऑयल्स है वहां पे एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ, एंड सेमी अर्बन एंड अर्बन इंडिया इज होल्डिंग अप प्रीटी वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक सारी चीजें संकेत दे रही है कि कैश फ्लोज में एक जबरदस्त सुधार देखने मिलेगा। मैरिको शायद हमें पसंद आ रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 580 का लक्ष्य, क्योंकि हम स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं ओनिल 498 विल बी आवर स्टॉप लॉस फॉर द करंट ट्रेड। 498 का स्टॉप लॉस, 580 के टारगेट के लिए मैरिको में तेजी का ट्रेड। फटाफट मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ वो ट्रेड्स। एक तो मैरिको जो मिड कैप फंडा के तौर पर आया है, इससे पहले हमने बात की दालमिया भारत की जो है चार्ट का चमत्कार, 1930 के लिए एक मौका तेजी का। प्रशांत सावंत ने टीवीएस मोटर का 1050 का कॉल सुझाया, 44-45 के टारगेट के लिए 30 पर आ चुका है। अच्छा, वैसे आज सुबह में ये कॉल आया था शुभम की तरफ से, उनका टारगेट 32 था, तो वो 32 के टारगेट की तरफ बढ़ गया वैसे टीवीएस मोटर का कॉल। सुदीप शाह ने हिंडाल्को में तेजी करने की सलाह दी, 485 के टारगेट के लिए मौका है। यह है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स जो चार का चौका में हमारे जानकारों ने किए हैं आइडेंटिफाई। 1-2 ट्रेड्स फटाफट से स्क्रीन पर लाते हैं। स्वाति, BEL देखिए, भारत इलेक्ट्रिक्स, जहां पर 100 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ 1.5% की तेजी, और अभी कुछ ही मिनटों में दरअसल एक खरीदारी आना शुरू हुई है। क्या लॉन्ग करेंगी?
यस हर्षदा जी, मैं फ्रेश लॉन्ग तो इनिशिएट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये शॉर्टली पुल बैक रैली है जो कि काउंटर को लेके चलते हैं मैक्सिमम 104 टू 105 के लेवल्स। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता नहीं है, तो आई विल नॉट सजेस्ट टू टेक अ बाय कॉल। बट जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी है नीचे के, वो होल्ड कर सकते हैं। अगर कोई भी अपसाइड मोमेंटम 105 के आसपास हटे तो यू शुड बुक द प्रॉफिट्स एंड यू कैन मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 98 रुपीस। चलिए देखिए, मार्केट में एक जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि बड़े सौदे जो हैं वो तेज़ी के ही बन रहे हैं और अब बहुत स्टॉक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बाटा देखिए आप एक बार इंट्राडे, बाटा में एक मूव आ रहा है। आपने BEL की बात की, एकदम सही टाइम पर वो स्टॉक में एक मोमेंटम। एक उसके अलावा ACC सीमेंट स्टॉक्स में वापस थोड़ी सी तेज़ी स्टार्ट हुई है, जो फ्राइडे को शार्प डिक्लाइन आया था। और इतने लैगार्ड स्टॉक्स भी चल रहे हैं। एक इंडस टावर लेकर आइए, हमने कभी बात भी नहीं की होगी इस स्टॉक के बारे में पिछले 6 महीने में, लेकिन देखिए इंडस टावर में भी मूव आ रहा है इस समय, करीब 2% का मूव। और निफ्टी बैंक अब इस समय 42,825 के पार, 42,827। एक बार जरा निफ्टी बैंक वापस लेकर आइए इंट्राडे, और इसका जो हाई था सुबह का 42,920। अब देखना होगा कि ये उसकी तरफ जा रहा है या नहीं है। फाइनेंशियल निफ्टी एक बार वापस लेकर आते हैं, एक बार देखते हैं। वो जो 19,000 की बात हो रही थी कि अगर वो 19,000 क्रॉस होगा तो एक मोमेंटम आएगा, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये एक मामला थोड़ा सा पेचीदा फंस सकता है। 19,000 पर, एग्जैक्ट 19,000 पर है। यहाँ कॉल और पुट दोनों ज़बरदस्त बिल्डअप। मेरे ख्याल से आज लोगों ने दोनों तरफ की वो कॉल और पुट दोनों बेची हैं 19,000 की। और अब ये देखना है कि इनमें से किसी की वैल्यू बढ़ती है, 19,000 पर ही एक्सपायर होता है फाइनेंशियल। आप कह सकते हैं रसाकशी चल रही है, टग ऑफ वॉर चल रहा है। लेकिन हाँ 19,000 के काफी करीब आकर ये ट्रेड बनता हुआ। अच्छा अनुज, वैसे आप टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, इन्फोसिस 1% ऊपर, उसको फटाफट से रिविजिट करते हैं और उस पर एक फटाफट कॉल भी लेते हैं, फिर असीम के पास जाएंगे, असीम नहीं आलोक के पास जाएंगे। मानस आप देखिएगा प्लीज, इन्फी 1% ऊपर, OI एडिशन हमने देखा है जुड़ने लगा है करीब 12% का, और TCS इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जितना शायद इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो में पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इस समय नया सौदा लेना है टेक्नोलॉजी दिग्गजों में तो वो क्या रहेगा? देखिए तीनों ही स्टॉक, अगर हम इन्फी की बात करें, टेक महिंद्रा की बात करें या विप्रो की बात करें, लोअर लेवल पे रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अभी थोड़ा और इंतजार करूंगा। इन्फी मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इन तीनों कंपनीज की बात करिए तो इसके चार्ट सबसे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, लेकिन मैं तभी भी इंतजार करूंगा 1525 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर 1525 के ऊपर निकलेगा तब खरीदारी करेंगे, 1510 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, चलिए एक बार एक और स्टॉक लेकर आते हैं। मंगलवार है तो मारुति का जिक्र जरूरी था, और अब एकदम डे खत्म होने से जस्ट पहले इंटरडे हाई पर मारुति का शेयर 83.11 के करीब 82.96। फ्यूचर्स में तो एक्चुअली इसने हाई लगाया है, फ्यूचर्स में हाई लगाया है, स्पॉट में भी ऑलमोस्ट वहां पर है, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी तेजी है, तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। डे हाई पर ही निफ्टी अब कारोबार करता हुआ। चलिए अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं, मारुति से अब जाते हैं इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ, और यहाँ पर एक बड़ी खबर उभर कर आ रही है। पहली बार फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बायर्स के लिए दरअसल अलग से इंसेंटिव मिल सकता है, और ये खबर सूत्रों के हवाले से आती हुई दिखाई दे रही है कि सरकार टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े ऐलान बजट में शायद कर सकती है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि बजट में क्या बड़ा अपडेट आ सकता है सेक्टर के लिए। आलोक, क्या सुन रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि जो फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस लेने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि अभी तक इंश्योरेंस कवरेज से बाहर हैं या छूट गए हैं, उसमें खासतौर से महिलाएं शामिल हैं। उनमें यह हो सकता है कि सबसे बड़ी बात कि उनको अलग से इंसेंटिव दिया जाएगा। जो अभी ATC के तहत इनकम में प्रीमियम पे छूट मिलती है उससे अलग इंसेंटिव मिल सकता है, और महिलाओं को खासतौर से जो पहला प्रीमियम होता है वो माफ किया जा सकता है। तो ये दो तरह से इंसेंटिव इस बार बजट में आ सकता है, और ATC के तहत जो इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम पे छूट का है उससे अलग एक अलग सेक्शन भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये तीन चीजें इस बार बजट में हो सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए, और सरकार कोशिश भी कर रही है और नई इंश्योरेंस का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसमें भी तमाम चीजों पर किया जाएगा, लेकिन इस बार बजट में इन चीजों पर फोकस रह सकता है, खासतौर से फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बायर के लिए। ओके आलोक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इसमें टेक्निकल इशू नहीं आएगा? आप सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए अगर प्रीमियम माफ़ कर रहे हैं
तो आप एक इंश्योरेंस लें और उसके बाद अगले साल ना लें, अगले साल दूसरे से इंश्योरेंस लें। नहीं फिर अब आजकल तो अनुज फिर वो तो ट्रैक हो ही जाएगा ना, आई एम श्योर ऑल ये सारी कंपनी आधार पैन कार्ड सब ले लेती है, बट हाँ वो होगा मेरे ख्याल से, वो ऐसा कुछ होगा, वो ट्रैकिंग होगी। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि महिलाओं को इंसेंटिव दे रहे हैं, तो महिलाओं को सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर्स को क्यों आप दे रहे हैं, फिर आप ज्यादातर महिलाओं को दे दीजिए, शायद उससे और रेगुलरली वो इंश्योरेंस होता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपने एक बार इंश्योरेंस ले लिया तो अगले साल शायद रिन्यूअल के लिए आप या तो भूल जाते हैं या फिर आपको लगता है रहने दो, उसका कुछ फायदा तो हुआ नहीं। हाँ नहीं वो तो है खैर, लेकिन एक इंश्योरेंस में एक चीज़ ये है जो आप बोल रहे हैं ना कि उसका फायदा नहीं हुआ, वो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहते हैं कि फायदा ना हो, मतलब आप बस वो एक इकलौता प्रोडक्ट है जिसमें आप चाहते हैं कि यूज़ ना हो कभी भी बस। मयूरेश, इंश्योरेंस कंपनियों के लिए इफ एट ऑल ये होता है, फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ही भले इंश्योरेंस दिया जाए, लार्जली सरकार ये चाहती है कि जो कवरेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का बढ़ाया जाए। कोई प्ले आपको लग रहा है ट्रेड के लिहाज से पेनिट्रेशन में, और ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनियों तक ही नहीं सीमित होना चाहिए, शायद इसमें आप पीबी फिनटेक भी रखेंगे रेडार पर? नहीं, you're absolutely right when it comes to platform companies selling insurance. बट दो चीज होती है, एक तो इनके जो खुद के पार्टनर्स होते हैं, जो ये बैंक पार्टनर्स कहते हैं, बैंक इंश्योरेंस पार्टनर्स, और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये बहुत मायने रखता है। दूसरा आई थिंक फॉर द प्लेयर्स देमसेल्फ, आई थिंक क्या प्रोडक्ट्स ये बेच रहे हैं, और क्योंकि प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं, जो नॉन पार्टिसिपेटिंग और प्रोटेक्शन प्लान्स होते हैं, ये बेटर मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी को लगता है कि अपने मार्जिन सुधारे, और जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है इसमें अच्छा खासा सुधार होना लाजमी होता है। तो काफी कंपनीज इंक्लूडिंग LIC, जिसका आई थिंक प्रोपोर्शन इसमें काफी कम है, इंश्योर कर रही है साइज ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े। तीसरा, डिजिटल फॉरे काफी तगड़ा बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट टू ओवरऑल रेवेन्यू देखें और स्टैकअप करें सारी कंपनीज, तो SBI लाइफ का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट टू AUM इज वन ऑफ द लोएस्ट इंक्लूडिंग कमीशंस। ये 7-7.5% के आसपास है कंपेयर टू अदर प्लेयर जो हायर सिंगल डिजिट या कुछ प्लेयर्स डबल डिजिट्स में है। VNB मार्जिन ऑब्वियसली सारों के अच्छे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट जो नेटवर्क है SBI का थ्रू देयर SBI लाइफ का थ्रू इट्स सिस्टर कंसर्न, आई थिंक काफी तगड़ा है। डिजिटल फोरेज काफी अच्छा खासा कर रहे हैं, और प्रोटेक्शन और नॉन पार्टिसिपेटिंग में अच्छा खासा इनका मिक्स बढ़ते जा रहा है, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन को सपोर्ट करेगा। जहां तक फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है ग्रोथ ठीक ठाक रही है पिछले 2 तिमाहियों तक का। आफ्टर द कोविड स्केयर मुझे लगता है आई थिंक इट्स कमिंग बैक टू दीज इंश्योरेंस प्लेयर्स कि ये कैसे मार्केटिंग करें इन द राइट मैनर। जैसे अनुज ने कहा, आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, बट समथिंग दैट सपोर्ट्स योर फैमिलीज इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी। तो आई थिंक थोड़ी मार्केटिंग जो है वो और तगड़ी करनी पड़ेगी ये सारे प्लेयर्स को। बट स्टैकअप के हिसाब से और रिटर्न रेशियो, स्पेसिफिक रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से SBI लाइफ सबसे अच्छी तरह से प्लेस्ड है। ओनियल मेथोडोलॉजी में आई थिंक जो पिवट लेवल है 1310 1320 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये क्रॉस कर लेगा तो मुझे लगता है फिर मोमेंटम स्टॉक में। ओके चलिए ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स। अच्छा एक बार जरा JSPL रिविजिट कर लेते हैं, उसके बाद अपने अगले केस को जोड़ेंगे। प्रकाश जी, 577.80 का 52 वीक हाई था, इस समय आज इसने ऑलमोस्ट उसको टच किया और अब करीब 9% ऊपर। ये अगर ये निकला 577.80 तो फ्रेश टारगेट्स क्या होंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए यहाँ पर JSPL में एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ था काफी पहले, करीब 3 हफ्ते पहले, अब ऑल टाइम हाई के आसपास है। वीकनेस एक बार भी नजर नहीं आती। हाँ स्ट्रेच है, ले सकते हैं यहाँ पर, अभी भी किसी को लेना है तो ले लीजिए, सिर्फ 562 का स्टॉप लगाइए बस। कहां तक जाएगा, फिर न्यू हाई जाएगा, वहां तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, फिर कहेंगे 592 600 भी पॉसिबल है, लेकिन चेस करना है, यस मोमेंटम है यस, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 560 या 562 बस। टू टाइट बट उतना ही जरूरी है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। स्टिल एंजॉय द राइड। ओके तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पर बनी है और उसका पूरा फायदा मार्केट में लोगों ने भुनाया भी है। हेमांग जानी हमारे साथ एकदम तैयार बैठे हैं, लेकर एक 40 सेकंड की ब्रेक लेकर फटाफट लौटेंगे और फिर बात करेंगे कि 2023 के साल में उनकी नजर किस तरह के ट्रेड्स, किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर रहेगी। चलिए स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में, और नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं, और वर्किंग डेज के हिसाब से देखा जाए तो आज के बाद सिर्फ 3 और वर्किंग डेज, और उसके बाद हम
नए साल में आगाज़ करेंगे। और इस बार इंटरेस्टिंग ये होने वाला है कि जो नए साल है उस दिन एटलीस्ट छुट्टी है, 1 जनवरी को संडे है, भले उसलिए छुट्टी मिली लेकिन छुट्टी मिली है। और 2 जनवरी से उसके बाद हम 2023 की ऑफिशियल शुरुआत करेंगे। इस साल निफ्टी में रिटर्न्स काफ़ी फ्लैट रहे हैं सेक्टोरली, हालांकि काफ़ी एक डायकॉटमी रही है। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा किया है, IT सेक्टर काफ़ी वीक रहा है, और इन बिटवीन काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसको हम आपको दिखाई रहे हैं पिछले 3-4 दिन से रीकैप में। लेकिन अब 2023 का आउटलुक, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अब मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिमांग जानी। हिमांग, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू है आपका 2023 को लेकर इस मार्केट में जिसमें इतनी वॉलेटिलिटी रही है, और निफ्टी ने पूरे साल इतना ऊपर के लेवल भी देखे, नीचे के लेवल भी देखे, लेकिन अल्टीमेटली फ्लैट है, तो आपका क्या व्यू है 2023 के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज। हमें लगता है कि रिलेटिवली हमारे मार्केट ने ठीक ठाक ही किया है। हालांकि बहुत बड़ा निफ्टी लेवल पे परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है, बट अगर आप ब्रॉडली देखें तो काफी सारे ऐसे सेक्टर्स और पॉकेट्स थे जहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है, पर्टिकुलरली बैंकिंग, ऑटो और जो बाकी के ब्रॉडर मार्केट में भी जो ट्रैवल रिलेटेड थे, QSR रिलेटेड जो थीम्स थे, उन्होंने काफी अच्छा किया है। और हमारा ये मानना है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ है, जैसे ये साल में अर्निंग ग्रोथ लगभग 15% की रही थी, तो अगले साल में भी हमें लगता है कि 14-15% की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली आ सकती है। और वो प्राइमरीली जो मार्जिन एक्सपेंशन है उसकी वजह से आएगी, क्योंकि जिस तरह से हमने क्रूड के और कुछ कमोडिटीज के दाम में एक कट देखा है, उसका बहुत बड़ा फायदा सीमेंट, ऑटो, कंज्यूमर कंपनीज ये सबको मिलेगा। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं, और सेक्टर स्पेसिफिक बैंकिंग, ऑटो, कंजम्पशन, सीमेंट, ये सब में हमें लगता है कि एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। बैंक्स, ऑटो, कंजम्पशन और सीमेंट आप कह रहे हैं यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अब इसी पे बैंक्स में हमने देखा था ऑफ लेट सरकारी बैंकों में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली, और थर्सडे फ्राइडे के करेक्शन में फिर लोग कह रहे थे कि ओवरबॉट थे, दे रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स, लेकिन आज फिर वहां पर तेजी आ चुकी है और कल भी 7% तक का उछाल देखने को मिला। अगर आप एक बैंकिंग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं हेमांग जी, तो इसमें से किन सरकारी बैंकों को आप इस पोर्टफोलियो में रखेंगे और कितना तवज्जो फिर उसके बाद निजी बैंकों को देंगे? हर्षदा, अच्छा सवाल है आपका। PSU बैंक्स के अंदर हमें लगता है कि जो रीरेटिंग की प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। हालांकि मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो रिलेटिवली कम रहेगा, क्योंकि बैंकों ने डिपॉजिट के जो रेट्स है वो बढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन कम रहेगा, बट ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही बढ़िया रहेगा। 3 बैंक्स हमें पसंद है, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके अलावा जो है वो BOB है और कैन बैंक है। हमें लगता है कि इसके बहुत आगे जाना इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार हम छोटे प्राइस वाले बैंकों में एक्साइट हो जाते हैं, पर उसके अंदर कभी कभार जो परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बी अ लिटिल सिलेक्टिव। ओवरऑल पॉजिटिव है PSU बैंक्स में। और प्राइवेट बैंक में हमारे 2 स्पेसिफिक हाई कन्विक्शन आइडियाज है, एक एक्सिस बैंक है और दूसरा हमें लगता है कि HDFC बैंक ये साल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। ये दोनों बैंक हमें काफी पसंद है। चलिए ठीक है, तो ये तो होगी बात बैंकों पर। मिड कैप IT में कुछ पिक करना चाहेंगे इतनी बड़ी करेक्शन के बाद हिमांग? हालांकि मैं वैल्यूएशन देख रहा था, ऑब्वियसली हाई से तो करेक्ट हुई हैं, लेकिन अगर आप प्री कोविड लेवल से देखेंगे तो अभी भी किसी भी स्टॉक में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। लेकिन आप कोई स्टॉक चूज करना चाहेंगे यहाँ पर लार्ज कैप या मिड कैप IT में? थोड़ा सा अनुज IT सेक्टर ट्रिकी है, क्योंकि US में भी हमने देखा है बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी, और ज्यादा हद तक हमारे जो IT के स्टॉक्स है वो US नैस्डैक की परफॉर्मेंस से या IT स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के साथ ही कोरिलेट करते हैं। बट मुझे लगता है कि मिड कैप IT के अंदर कुछ नाम जो मुझे पसंद है पर्टिकुलरली, उसमें एक नंबर 1 परसिस्टेंट सिस्टम आता है, क्योंकि रिलेटिवली काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, और जो डिजिटल साइड पे जिस तरह की ऑफरिंग और प्रोडक्ट्स होनी चाहिए वो कंपनी के पास है। उसके अलावा हमें लगता है कि सायंट एक ऐसी कंपनी है जहां पे परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी मिड कैप IT में, और वो हमारे कवरेज में भी है। हमें लगता है कि काफी वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। तो ये 2 नाम है मिड कैप IT में जहां पे हमारा प्रेफरेंस पॉजिटिव है।
ओके, तो साइंट परसिस्टेंट जैसे आइडियाज पर आप ध्यान दे सकते हैं। हेमा, क्योंकि आप ऑटो को लेकर काफी बुलिश है, लेकिन ऑटो के लिए सबसे बड़ा इनपुट कॉस्ट ऑफ कोर्स मेटल्स रहता है, और एक बार फिर ये जो चाइना की थीम प्ले आउट होती हुई दिखाई दे रही है जैसे जैसे वो इकोनॉमी खुल रही है। क्या ये भारी नहीं पड़ेगा ऑटो कंपनियों के लिए, क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट वाला ही मामला था जिसके चलते इनके मार्जिन्स पर प्रेशर रहा, इनको लगातार प्राइस हाई करना पड़ा और शायद उसका भी इम्पैक्ट डिमांड पर रहा है। दूसरी तरफ ब्याज दरें बढ़ना लार्जली ऑटो कंपनियों के लिए लोन्स के लिहाज से पॉजिटिव है नहीं। तो हर्षदा, जहां तक कि जो इंटरेस्ट रेट की बात है, तो हमें लगता है कि काफी हद तक इंटरेस्ट रेट में जो बढ़ोतरी होनी थी वो हो चुकी है। शायद एक लास्ट लेग में 25 to 35 बेसिस पॉइंट्स देखने को मिले, पर उसके बाद हमें लगता नहीं है कि फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, जो कि एक डेफिनेटली कंफर्टिंग फैक्टर होगा। और जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है तो उसमें तो वोलेटिलिटी होती रहती है। मुझे लगता है कि लास्ट 2 साल के अंदर जो भी बढ़ोतरी हुई थी, प्राइस हाइक्स कंपनी ने एक हद तक ले लिए थे, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा। मेरे ख्याल से रूरल साइड पे जो डिमांड है और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो कैसा रहता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑटो सेक्टर, और हमें लगता है कि वो कंटिन्यूड रहेगा। जिस तरह के प्रोडक्ट लॉन्चेस और ओवरऑल सेंटिमेंट है, हमें ये लगता है कि ऑटो सेक्टर में एक अच्छा रैली बाकी है और अच्छा ग्रोथ बाकी है। तो मारुति हमारा सबसे प्रेफर्ड पिक है, और उसके अलावा महिंद्रा हमें पसंद है। दोनों पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में एसयूवी के दम पर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। टू व्हीलर्स पे हम इतने पॉजिटिव नहीं है, तो हम वो सेक्टर को फिलहाल अवॉइड करेंगे। हेमांग, 2 सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, दोनों पर हमारे रिपोर्टर्स ने स्टोरीज ब्रेक की हैं। इंश्योरेंस सेक्टर पर क्या व्यू है आपका, और शुगर सेक्टर पर? सो अनुज, इंश्योरेंस काफी एक स्टेडी सेक्टर है। हालांकि कोविड के बाद थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही थी, पर अभी आप रिसेंट डेटा देखे एनुअल प्रीमियम कलेक्शन का और जिस तरह के ट्रैक्शन इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर भी हम देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक अच्छा रिवाइवल आना चाहिए। तो सबसे प्रेफर्ड पिक हमारा एसबीआई लाइफ है। उसके अलावा पीएसयू में जो एलआईसी है वो भी हमें पसंद है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो ये 2 पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। और उसके अलावा एक आपका क्वेश्चन था, आई मिस दैट। शुगर स्टॉक्स, हेमांग, शुगर। तो शुगर स्टॉक्स के अंदर एक हमने अच्छी रैली देखी। हालांकि वो सेक्टर थोड़ा सा ट्रिकी और वॉलेटाइल है, पर जिस तरह के प्राइसिंग है ग्लोबली, डोमेस्टिक में एथेनॉल की जो स्टोरी, जिस तरह से गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है और उसको जीएसटी में भी लाने की बात हो रही है, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव है फॉर पीपल जो शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं। तो बलरामपुर और प्राज, ये 2 कंपनीज है जहां पे कि ये डेफिनेटली पोजीशन लिया जा सकता है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी इंटरेस्टिंग कंपनी है, जिसका शुगर के साथ साथ थोड़ा सा पावर इंफ्रा रिलेटेड भी एक्सपोजर है। तो फ्रॉम अ टेक्निकल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2-3 स्टॉक्स में व्यू पॉजिटिव है। आपसे इजाजत लें उससे पहले 2023 में ऐसे शेयर जो आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहेंगे, जहां पर पोजीशंस काटेंगे, एनीथिंग टू स्टे अवे फ्रॉम और बी वेरी ऑफ? हर्षदा, एक्चुअली मार्केट काफी डायनेमिक होता है, जो आज हमें पसंद नहीं है। कई बार वो एक करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव हो जाता है। और एग्जांपल दूंगा, जैसे मेटल स्टॉक्स में या जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में लोग ये रीजन से अवॉइड करते हैं कि कमोडिटी साइकिल अच्छी नहीं है, यूएस में रिसेशन आएगा, यूरोप में काफी दिक्कतें चल रही है। पर कई बार इस तरह से प्ले आउट होता नहीं है। तो हम फिलहाल यही सेक्टर्स पे हम फोकस कर रहे हैं जहां पे हमारा 1 या 2 साल के पर्सपेक्टिव से व्यू पॉजिटिव है। और जो कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर्स है, मेटल्स हो गए, शुगर हो गया, ऑयल एंड गैस, उसमें एक हमें टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी के तरह से छोटा एलोकेशन करके देखना चाहिए। ओके हेमांग, चलिए शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आपको और आपकी पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर 2023, और अब आपसे 2023 में बात करेंगे। Thank you so much, Anuj. Wish you all at CNBC आवाज a very happy 2023. चलिए शुक्रिया। और अब एक बार BTST का सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले फाइनेंशियल निफ्टी देख लेते हैं। और अब
अब हम थोड़ा सेफली मैं कह सकता हूँ हर्षदा कि वो 19,000 की कॉल अब ज़ीरो होने के लिए तैयार है। वो 18,985 तो वो एक बस वही एक रिस्क था यहाँ पर 18,988। अब क्योंकि अगर ये क्रॉस कर भी गया तो भी एवरेजिंग होगी 3 से 3.5, अनलेस आप कोई बहुत बड़ा मूव देख लें जो कि अनलाइकली है। तो मेरे ख्याल से 19,000 की कॉल तो ज़ीरो पे एक्सपायर होगी, पुट भी कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेके जाएगी यहाँ पर। तो वो जो 19,000 का कॉल और पुट राइटर है उसको आज एक पूरा का पूरा एक फ़ायदा मिला होगा। BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गावा जी आप बताइए सबसे पहले आपका कॉल BTST या STBT? आई थिंक आई विल गो फॉर BTST और स्टॉक रहेगा IT क्षेत्र से और वो है विप्रो। इसको मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कल एक इनिशियल बाय सिग्नल जनरेट हुआ था लेकिन आज लगता है कि अपमूव कंफर्म हुआ है। ट्रेड कर रहा है 386 पर विप्रो। मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। शुरू हुआ है, स्टॉप होगा 382, बस ज्यादा नहीं, 382 ठीक है। ऑन द अपसाइड 390 पॉसिबल है, 395 आल्सो पॉसिबल विप्रो। ओके 390-92 के लिए एक मौका तेजी का और स्टॉप लॉस 382 के आसपास लगाइएगा। विप्रो में एक अच्छा मोमेंटम स्क्रीन पर 1.5% ऊपर है। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड ICICI बैंक रहेगा। ICICI बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। अभी कुछ मिनटों पहले इसने आज मॉर्निंग के हाईस को ब्रीच किया और मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 20 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो 920 के टारगेट सेट करेंगे। ICICI बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 890 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 890 रुपए का स्टॉप लॉस और 920 रुपए के करीब के टारगेट्स के साथ ICICI बैंक में एक आपको बाइंग करनी है, तो ये आपके लिए एक सलाह होगी। प्रशांत आपका कॉल क्या होगा BTST के लिए? जी अनुज जी, मैं फिलहाल कैनरा बैंक देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सुबह मोमेंटम मिल सकता है, तो ये करीबन 306-307 के रेंज में 302 के स्टॉप लॉस से मैं बाय करना चाहूंगा और मेरा टारगेट होगा 315 का। ओके तो 315 के लिए कैनरा बैंक में एक मौका तेजी पकड़ने का। यहाँ पर एक बाय कॉल आ रहा है यानी कि BTST के तौर पर ये फिलहाल स्टॉक है। सुदीप आपका ट्रेड? जी अर्चना जी, मेरा ट्रेड होगा BTST के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। हम ये देख रहे हैं कि कल जो मूव आया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसके बाद आज एक फॉलोअप मूव आ रहा है। ऑल्दो बहुत बड़ी कैंडल नहीं, बट एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और PSU बैंक्स मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 दिन में चलेंगे अच्छे से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को BTST करके जा सकते हैं 175 के स्टॉप लॉस से 182 के टारगेट के लिए। ओके बैंक ऑफ बड़ौदा BTST करना। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 195 से फिसला था और उसके बाद शार्प करेक्शन इन लाइन विद पूरा का पूरा PSU बैंक इंडेक्स। PSU बैंक इंडेक्स करीब 10% करेक्ट हुआ हाई से और अब उसके बाद एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पर स्टार्ट हुई है। तो कैनरा बैंक पर भी आपको कॉल मिली और उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी कॉल मिली, तो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वापस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शायद रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। मयूरेश आप कुछ स्टॉक सजेस्ट करना चाहेंगे जाने से पहले? हाँ आई थिंक मेरी टेक्निकल टीम ने फ्लैग ऑफ किया है शारदा एनर्जी। अगर चाइना का अनलॉक रेट सही में चलता है, जो उन्होंने डेडलाइन दी है Jan 8 की, जहाँ पे टोटल कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं, मेटल्स पूरे फोकस में है, शारदा एनर्जी को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए। 2 चीजें हो रही है इंटरेस्टिंगली यहाँ पे। एक आई थिंक जो इनका आयरन और पैलेट प्रोडक्शन है, यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं विद द अनलॉक रेट इन चाइना, और जो रियलाइजेशन आ सकते हैं आज अगर हम एक्स छत्तीसगढ़ प्राइसेस देखते हैं आर प्रिटी रोबस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक जो ईयरली प्रोडक्शन हुआ था इवन इन द फर्स्ट हाफ, एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। इफ द चाइना अनलॉक ट्रेड हैपेंस, आई थिंक एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ सेकंड हाफ जा सकता है। जो HB वायर्स का इनका प्रोडक्शन है और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है कारेपालमा ब्लॉक से जो इनके कोल आते हैं, कोयला आता है, ये अच्छा खासा आई थिंक सपोर्ट कर देगा। इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कम हो गए, इसलिए आई थिंक जो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकती है जो कॉम्प्रेस हुई थी दूसरे तिमाही में, फर्स्ट हाफ पे 28% आई थी फ्रॉम 36-37 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कहीं ना कहीं वहां पे एक वैल्यू एक्रीशन आ सकती है विद इनपुट कॉस्ट गोइंग डाउन। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है ये कैश फ्लोस को सहारा देंगे। तो एक ट्रेड होगा रिलेटिव टू व्हाट द मार्केट इज डूइंग। शारदा एनर्जी। और देखिए बात करते करते वो स्टॉक 7% ऊपर, ऐसे कई यूनिक आइडियाज आपके लिए निकाल कर लाते हैं मयूरेश जोशी। अच्छा बाय द वे निफ्टी इस समय डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। 18,142 की ऊंचाई छुई थी 18,136 के आसपास, तो क्लोज इन्हीं लेवल्स के बीच रहेगा ऊंचाई की तरफ। निफ्टी बैंक भी 42,870 के लेवल्स पर इस समय कारोबार करता हुआ और मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट अपनी चाल को और मजबूत कर चुका है। क्लोज क्लियरली क्लोज काफी अच्छा है, क्लोज बहुत अच्छा है। ये जो आज मार्केट क्लोज हो रहा है हर्षदा, ये एक क्योंकि एक डबल टॉप को नेगेट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट इंट्राडे बेसिस पर, और सक्सेसफुल भले ही ना भी हुआ हो, लेकिन एक लग रहा है कि कल भी शायद मार्केट आपको एक और मूव दिखा दे, क्योंकि US में आज लग रहा है कि शायद थोड़ा सा एक गैप अप के बाद
वहाँ पर भी काफ़ी पिटाई हुई थी लास्ट वीक। थोड़ा सा वहाँ पर भी वो चाइना फैक्टर को लेकर वो जो थोड़ा सा डर बैठा हुआ था वो आज रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी एक लग रहा है कि ये जो तेज़ी है शायद थोड़ी सी और आपको तूल पकड़ेगी वहाँ पर, और इसके लिए कल एक पॉजिटिव रुझान मिलने के चांसेस हैं। और अब असली टेस्ट मार्केट का होगा 18,230 18,250 पर, वो जो आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पर आप अगर नहीं फिसले तो फिर ये मार्केट वापस कोशिश करेगा वो पुराने हाइस की तरफ जाने के लिए। तो चाल दरअसल मजबूती की बनती हुई दिखाई जरूर दे रही है। डाउ फ्यूचर्स इस बीच 192 पॉइंट ऊपर, तो जो कार्यक्रम की शुरुआत में मामला था 200 पॉइंट की बढ़त का, उसी के आसपास इंडिकेशन है ट्रेड का, और 60 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिखाई देगा इस समय। चलिए अब 2023 का हम इंतजार कर तो रहे हैं, लेकिन 2022 को इसी मोड़ पर रिकैप भी कर रहे हैं। ये साल प्राइमरी मार्केट के लिए कैसा साबित हुआ है? कई ऐसे आईपीओ थे जिनका मार्केट को इंतजार था, वो तो आए नहीं, लेकिन जो कंपनियां आई उनका क्या हश्र हुआ? सुमित हमारे साथ है बताने के लिए हिट्स और मिसेस प्राइमरी मार्केट के। देखिए 2022 में आईपीओ की मार्केट 2021 के सामने थोड़ी फीकी जरूर थी। करीब 60,000 करोड़ रुपए के आईपीओ इस 2022 के दौरान आते हुए दिखाई पड़े, जबकि 2021 में ये आंकड़ा 1,10,000 करोड़ 1,20,000 करोड़ की रेंज में था। वहां से रफली आधे के आसपास आईपीओ आए। 36 आईपीओ इस साल में आए। आप अगर तलाशेंगे तो 60,000 करोड़, जिसमें अगर एफपीओ और 25 और मिला देंगे तो 64,000 करोड़ रुपए के आसपास के आईपीओ और एफपीओ आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल 36 आईपीओ, जिससे करीब 60,000 करोड़ रुपए गार्निश किए गए। अकेला इस पूरे आईपीओ के हिस्से का सबसे बड़ा हिस्सा एलआईसी के पास है। 35% अकेला इस पूरे आईपीओ बाजार में इस साल में अकेला एलआईसी ही लेकर चला गया, यानी कि 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो आईपीओ है 21,000 करोड़ का वो एलआईसी का ही आया। तो ये टॉप 5 आईपीओ जो इस साल रहे हैं, उसमें सबसे फंड के हिसाब से सबसे ऊपर एलआईसी करीब 21,000 करोड़ का मेगा आईपीओ, अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ, रिकॉर्ड आईपीओ जो था वो आपने देखा। इसके अलावा डिलीवरी करीब 5,500 करोड़ का आईपीओ ये आया। अदानी विल्मर इस साल के शुरू में आया वो आईपीओ, 3600 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहाँ जुटाई गई। वेदांत फैशन एक और आईपीओ जो कि साल के शुरुआती हिस्से में आया था, 3150 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाएगा। और मिड पार्ट में फिर एंड पार्ट तक आते आते मेदांता का या फिर ग्लोबल हेल्थ का जो आईपीओ था करीब 2200 करोड़ रुपए यहां से जुटाएगा। तो ये टॉप 5 आईपीओ आपने इस साल में देखे। कैसे बेहतरीन आईपीओ है, इनकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही। अदानी विल्मर इशू प्राइस से लेकर अब तक करीब 140% के आसपास तक का रिटर्न ये दे चुका है। हरिओम पाइप और वीनस पाइप 120% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा इस साल के दौरान। इसके अलावा आप वेरांडा लर्निंग करीब 80% का एक तरफा तेजी यहां थी, और वेदांत फैशन 53% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी इसी साल के दौरान। सबसे ज्यादा कमजोरी किन आईपीओ में देखने को मिली, उसमें है एजिस ट्रांजैक्ट, करीब 63% आईपीओ के इशू प्राइस से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ा। डिलीवरी रफली 33% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर भी देखने को मिला इशू प्राइस से लेकर अब तक। उमा एक्सपोर्ट्स और आइनॉक्स ग्रीन कुछ और ऐसे नाम जो कि 32 से 33% टूटते हुए दिखाई पड़े इशू प्राइस से लेकर अब तक। और एलआईसी करीब 27% का डिक्लाइन ये मेगा आईपीओ में भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन डिक्लाइन और ज्यादा था, लेकिन कुछ पुल बैक के बाद अभी भी 27% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आईपीओ मार्केट थोड़ा सा कमजोर जरूर इस साल देखने को मिला पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल 1,40,000 करोड़ रुपए के बड़े आईपीओ लाइंड अप है। तो देखना होगा कैसी रहती है 2023 की पाइपलाइन। चलिए शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2023 और 2022 में थोड़ा स्क्यू भी हो गया था कि एलआईसी का अकेला आईपीओ इतना बड़ा था उसके मुकाबले। तो 2021 तक खैर आईपीओ मार्केट में मेरे ख्याल से बेस्ट एवर था। मैंने मतलब इतना वाइब्रेंट आईपीओ मार्केट नहीं देखा था। और उसके बाद 2022 में थोड़ा सा रियलिटी चेक, और अभी 2023 की तैयारी है। अच्छा, वायदा बैन का एक अपडेट ले लेते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है हर्षदा। 4 स्टॉक्स बैन में जा सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग 115%, बलरामपुर चीनी 100%, BHEL 99% और अंबुजा सीमेंट 99%। तो ये 4 के 4 स्टॉक्स हैं। अगर आपको एक्सपायरी के लिए कोई पोजीशन लेनी है तो वैसे भी कल से तो आप ऑप्शंस वैसे भी नहीं ले पाएंगे इस एक्सपायरी के, लेकिन अगर अगली एक्सपायरी के भी आपको ट्रेड्स लेने हैं तो वो आपको आज ही लेने होंगे इन 4 स्टॉक्स में, क्योंकि कल से ये शायद वायदा बैन में आ जाएंगे और कल और परसों शायद 2 दिन बैन में रहें। उसके बाद जब नई सीरीज स्टार्ट होगी तो शायद बैन से बाहर आएंगे। इनफैक्ट एक बार अंबुजा सीमेंट पर एक चार्ट चेक लेते हैं। मानस, अंबुजा सीमेंट देखिए, अंबुजा सीमेंट में हमें रिकवरी देखने को मिली है और कल के हाईज भी ब्रेक हुए हैं। मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 555 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्रैक बहुत बड़ा था। तो जो राइज होगा वो भी काफी अच्छा हो सकता है। तो पहला टारगेट 540 और उसके बाद 555 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैन में आ सकता है। तो मैं कैश में ही कॉल दे रहा हूँ। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, पोजिशनल ट्रेड लीजिए।
स्टॉप लॉसेस 509 रुपए के नीचे रहेंगे, 540 और 555 के टारगेट के लिए। ओके तो अंबुजा सीमेंट में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी क्लियरली है 540 से 55 के टारगेट के लिए, वहाँ पर बहुत तगड़ी तेजी। अच्छा वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये टेक्सटाइल कंपनियों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है आज सेकंड हाफ में। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वर्धमान टेक्सटाइल, ये कुछ पॉकेट्स थे जहाँ पर हमने देखा वृद्धि थी। ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि ये एक ट्रेड मानस ने ही सुझाया और ये स्टॉक दरअसल 901 पर जाकर टिक रहा है। तो ये BTST का ट्रेड 920 के टारगेट के लिए आप उसको रिविजिट ज़रूर करें। इसके अलावा आप देखिए आखिरी 10-15 मिनटों में 10 मिनट ही रह गए हैं कहाँ पर मोमेंटम, इनफैक्ट ICICI बैंक का ही ट्रेड है। इस पर गाबा साहब आपकी भी मोहर लगेगी क्या? आप खरीदेंगे? मानस ने तो कह दिया ये BTST का सॉलिड ट्रेड है। आई थिंक ICICI बैंक अच्छा लगता है मुझे। इनफैक्ट जो पैटर्न आज का बना हुआ है, पहले अर्ली मॉर्निंग हाई पे खुला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। 894 का स्टॉप लगाना चाहिए, ट्रेड कर रहा है 901 पर। मुझे लगता है 912 तक जाना चाहिए ICICI बैंक, ले सकते हैं। ओके अच्छा अमरा राजा एक बार लेकर आते हैं स्क्रीन पर। और अमरा राजा का बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है हर्षदा। ये जो गिर रहा है इसका रीज़न है कि ये F&O में इसकी लास्ट सीरीज़ है, इसके बाद ये बाहर हो जाएगा F&O से। तो कई बार ऐसा होता है, मैंने नोटिस किया है कि ट्यूसडे को एक ऐसे स्टॉक्स में एक फॉल्स ब्रेकडाउन आता है और फिर वेडनेसडे को एक रैली आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल रैली आएगी, मैं बिल्कुल ये भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप इसको बाय कर लें, लेकिन एक थोड़ा ध्यान रखें इस स्टॉक पर। नॉर्मली इस तरीके का मूव हमने देखा है। लेकिन मयूरेश कोई कॉल है क्या इस पर, अमरा राजा बैटरीज पर इस समय? नहीं, इस समय कॉल तो नहीं है क्योंकि हम जैसे कह रहे थे कि फॉलो थ्रू डे जरूर देखेंगे, बट स्ट्रक्चरली और जो प्लेसमेंट लग रही है ऑन दी ओनिल लेंस, हमें लगता है एक्साइड थोड़ा रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड। हालांकि आई थिंक दोनों कंपनी आई थिंक जो करना चाह रही है लिथियम आयन बैटरी के एक्सपेंशन में, आई थिंक आर मेकिंग स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ फोरे इन दैट एस्पेक्ट। जो ऑक्सिलरी बैटरी लगती है आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगी जो बैटरी प्लेयर्स लाइक एक्साइड और अमरा राजा को कॉन्टेक्स्ट में रखेंगी। तीसरा आई थिंक इनपुट कॉस्ट अच्छी खासी कम हो रही है फॉर कमोडिटी कंज्यूमर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर कमिंग डाउन सिग्निफिकेंटली। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट आई थिंक जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है और जो दोनों सेगमेंट्स को कवर करते हैं, इंडस्ट्रियल्स एंड ऑटोमेटिव्स, आई थिंक दोनों सेगमेंट्स में जो एक वृद्धि हमने देखने मिल रही है, ये शायद अर्निंग्स फ्लो को सस्टेन करें। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो की पिवट लेवल्स है एक्साइड के अराउंड 185 जैसे मैं देख रहा हूँ ओनिल लेंस पे, ये क्रॉस करना बहुत अहम है। अमरा राजा में एक ब्रेकडाउन जो हुआ है ओनिल लेंस से वो काफी अच्छा नहीं है। यस, एक टैक्टिकली आई थिंक एक ट्रेड आगे जाके हो सकता है, बट वी डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट दैट। तो आई थिंक प्लेसमेंट के हिसाब से अगर 185 186 जो पिवट एक्साइड क्रॉस कर लेता है तो एक्साइड प्रॉब्ली लुक्स अ लिटिल बिट बेटर कंपेयर्ड टू अमरा राजा, और दोनों के बैलेंस शीट्स ठीक-ठाक है दिस पॉइंट। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड इन स्टॉक्स पर, लेकिन अमर राजा पर एक व्यू लेंगे प्रशांत सावंत से भी। उसके साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे वो F&O का सेटअप, किस तरह पोजीशंस तेजी या फिर मंदी की होती जा रही है, वो भी डेटा आप रेडी करके लेकर आइएगा। प्रशांत वेरी क्विकली, अगर पोजीशन है अमर राजा में, क्या काट ले? जी मेरे हिसाब से आप 580 का स्टॉप लॉस बनाए रखो, वो एक लॉजिकल वे होगा। अगर वो ब्रेक होता है, क्योंकि वहां सपोर्ट भी है और प्राइस सपोर्ट और गैप सपोर्ट, तो अगर वो ब्रेक हो जाए तो आप एग्जिट कर लीजिए, हार्ड एग्जिट मत लीजिए, 580 लगा के आप होल्ड कीजिए। ओके तो प्रशांत की राय है शायद ये ट्रेड कैरी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये F&O से बाहर निकलेगा, लेकिन डिलीवरी का एक ऑप्शन तो यहाँ पर रहेगा ही। चलिए वायदे बाजार का सेटअप अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहाँ पर डे हाई पर इस समय इंडेक्स आता हुआ 18,143 के लेवल्स, तो लगभग आप देखिए 97 शॉर्ट कवरिंग की पोजीशंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। लॉन्ग के ट्रेड्स करीब 59 शेयरों में जुड़े हैं और लॉन्ग अनवाइंड बहुत ही कम स्टॉक्स में। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है, उसमें आपको मेटल्स का पूरा जलवा दिखाई देगा। हिंडाल्को 6% ऊपर, टाटा स्टील में 5.5% तक की तेजी, ACC का हम जिक्र कर रहे थे और ONGC 2% ऊपर है। इंटरग्लोब एविएशन में भी एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला, 3.5% तक के गेन्स। लेकिन शॉर्ट कवरिंग में भी मेटल्स का ही पूरा प्ले है। JSPL 8.5% का शॉर्ट कवर होते हुए दिखाई दिया है, नाल्को में 6% तक के, सेल में 5% और हिंदुस्तान कॉपर एक ट्रेड जहां पर हमने देखा है तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई। इसीलिए निफ्टी का मेटल इंडेक्स आज 4% से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन शॉर्ट साइड का बिल्डअप एक्साइड, क्रॉम्पटन, HUL, MCX और एबॉट जैसे काउंटर्स में देखने को मिला और लॉन्ग्स क्लियरली अनवाइंड हो रहे हैं उस टेक्निकल फैक्टर के चलते। अमर राजा में लॉरिस लैब में भी आज आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर भी वो आग लगी तो उसका एक नी जर्क रिएक्शन आया।
डॉक्टर लाल पैथलैब, सन टीवी और एबी फैशन एंड रिटेल में हमने देखा है कुछ तेजी की पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए वो पूरा बिल्डअप आपकी स्क्रीन पर। चलिए कुछ लास्ट कॉल लेते हैं। गाबा जी, एक बार जरा ये इंडियाबुल्स हाउसिंग देखिए, इस पर क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है इस समय और मोमेंटम में ये स्टॉक्स चल जाते हैं, कोई व्यू होगा यहाँ पर? 145 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए, ट्रेड कर सकते हैं। चले तो 155, हो सके तो 160 भी पॉसिबल है, यू नेवर नो। लेकिन 150 एक रीजनेबल टारगेट नजर आता है, विच इज अचीवेबल। स्टॉप होगा सिर्फ 145 का, ट्रेड कर रहे हैं 149 पर। ठीक है। देखिए जो बैंड में जा रहे हैं स्टॉक्स, उनमें अगर आप बाय कर रहे हैं तो एक ध्यान रखिएगा कि ये एक प्योर लॉटरी टिकट होती है। ये अगर चली तो अच्छी चलेगी हर्षदा, लेकिन अगर नहीं चली तो फिर बुरी तरीके से फंसा भी देगी आपको, क्योंकि आप एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे इसमें। आपने मान लो ले लिया कि चलिए ठीक है, एक बैंड में आ रहा है, अगर थोड़ी सी फन एंड गेम्स हो जाएंगे उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होगी और आपके फेवर में नहीं चला तो आप एवरेज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा आप उल्टा पड़ सकता है वो ट्रेड, वो जहन में रखकर ही ट्रेड में उतरे। अच्छा, आरबीएल एक स्टॉक जिसकी सबसे ज्यादा ठुकाई हुई थी, पिटाई हुई थी, आप देखिएगा आज फिर एक रिवर्सल ट्रेड में 4% ऊपर 167-170 के दरमियान आता हुआ, तो वहां पर रिवर्सल हुआ है। अच्छा, जो भी कैरी कर रहा है मानस, उसके लिए कोई खास लेवल कल वॉच करने के लिए? तो देखिए चार्ट बेहतर लग रहे हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 164 कर ले और टारगेट रहेंगे 172-173 रुपए के। चलिए ठीक है, 172-173 के टारगेट्स रहेंगे। मार्केट की क्लोजिंग एक्चुअली काफ़ी अच्छी हो रही है और निफ्टी और खासतौर से बैंक निफ्टी तो एक आपको बहुत ही अच्छे लेवल पर क्लोज दे रहा है। कल मार्केट का एक लिटमस टेस्ट होगा, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। निफ्टी का करीब करीब 18,230 और बैंक निफ्टी करीब करीब 43,000, वो एक लेवल्स होंगे वॉच आउट करने के लिए। लेकिन एक क्लोजिंग को समझने के लिए हर्षदा के पास चलते हैं बिग वॉल पर। जी हाँ, यहाँ पर बहुत तगड़ी गेंस देखने को मिले हैं अनुज। एक हाई पर ही इंडेक्स ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। क्लोजिंग के आखिरी 1 मिनट में 18,131, 118 अंकों का उछाल। निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट लीडरशिप दिखाई, 250 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। आज आईटी में इनफैक्ट सेकंड हाफ में पार्टिसिपेशन देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में आईटी में कोई ऐसे लक्षण नहीं थे तेजी के, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 1% ऊपर आता हुआ, क्योंकि इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स और आपके विप्रो जैसे काउंटर्स, एचसीएल टेक में रिकवरी आई। मेटल इंडेक्स लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है। वो मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर 4% तक के मूव्स देखने को मिले और ये क्लियरली चाइना की रीओपनिंग का प्ले मार्केट ने पकड़ा जरूर है। ऑटो में भी थोड़ी सी चाल मजबूत होती हुई दिखाई दी, क्योंकि दिग्गज मारुति में हमने देखा था 8,300 तक के लेवल्स देखने को मिले। कितना फायदा ऑटो इंडेक्स में आया, नियरली 100 पॉइंट तक के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी बैंक देखते हैं तो उसके सामने मिड कैप इंडेक्स की चाल सबसे ज्यादा मजबूत रही। 300 पॉइंट से ज्यादा के इजाफे पर दरअसल आज मिड कैप इंडेक्स जाकर टिक रहा है। हीट मैप में आपको साफ दिखाई देगा, आज स्क्रीन पूरी तरह से ग्रीन है। अक्रॉस द बोर्ड तेजी के पोजीशंस, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव देखने को मिला है। और आप देखिएगा ये HUL, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स को छोड़ दे जहां पर हमने देखा दबाव, लेकिन हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील ये तेजी वाले काउंटर्स थे। ONGC में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। LNT का सेकंड हाफ में एक अच्छा खासा योगदान रहा। इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स, विप्रो जैसे ट्रेड्स, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स में हमने तगड़ी खरीदारी देखी है। इसके अलावा आप गौर करिएगा सेकंड हाफ में इनफैक्ट लास्ट 10 मिनटों के ट्रेड में ICICI बैंक जैसा स्टॉक, इंडसइंड में खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। SBI वहां पर नियरली 1% ऊपर और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा है 2552 के आसपास, 42 के आसपास वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ। तो आज की क्लोजिंग 18,134 पर हम निफ्टी को छोड़ जा रहे हैं। करीब करीब 119 अंकों की बढ़त देखने को मिली है और आज इनफैक्ट एक कल की तेजी या फिर कल के एक बाउंस बैक का एक्सटेंशन देखने को मिला है, जो सराहनीय जरूर है। तो ये है फिलहाल आज आपके लिए माहौल। और आपसे इजाजत ले उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट यही कर रहे हैं कि हम खुलेंगे मजबूत, वो खुलेंगे मजबूत ही, यानी कि 215 अंकों की बढ़त डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। ये ताज़ा आंकड़ा मेरी स्क्रीन पर, इसे भी आप नोट करके चलिए लेंगे इसी के साथ आप सभी से इजाज़त। कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी। उससे पहले ऑफकोर्स सीधा सौदा का एक अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर। और ये देखिए तस्वीर, सुमित ने CCL प्रोडक्ट, मोंटे कार्लो, वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट, सो ठंड से जुड़े हुए जो भी ट्रेड्स आपको मिलेंगे मार्केट में वो सुमित ने आज चुने और वहीं पर हमने देखा अच्छी खासी हरकत, अच्छी खासी तेजी भी बनती दिखाई दी। अब आते हैं नीरज की टीम में, तो उमंग डेयरीज, टाइम टेक्नोप्लास्ट,
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और महिंद्रा CIE सभी स्टॉक्स आज रेडार पर इसीलिए आए क्योंकि खबरों का इम्पैक्ट था और सब में अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए एक अपडेट सीधा सौदा का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और कल सुबह मुलाकात होगी दोबारा।